तो ये मेरे जीएनएस का GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इस तरीके से दिखता है मतलब, ठीक है। CLI का मतलब क्या होता है? कमांड के थ्रू जब आप कुछ काम करते हो, ठीक है। GUI का मतलब जब तुम्हारे पास ड्रैग एंड ड्रॉप लिखा होता है मस्त मस्त सा, वो GUI होता है। फाइन, ठीक है ना दोस्त। देखो यार, यहाँ पे ये दिख रहा है मेरा राउटर, ये मेरा राउटर है 7200 सीरीज का, और ये राउटर है मेरा 7206। अब आप कहोगे सर आपको कहाँ से आया? भाई आप लोग भी यही काम करोगे, जब आप जीएनएस इंस्टॉल करोगे ना, तो आपसे राउटर इंस्टॉल करवाया जाएगा। सिस्को पैकेट ट्रेसर पे ऑलरेडी राउटर वगैरह सब पड़े होते हैं, कुछ नहीं करना होता, बस इंस्टॉल करना होता है। बट इन केस ऑफ जीएनएस, आपको जीएनएस पे इंस्टॉल करना है, उस पर राउटर पे इंस्टॉल करना है, उस पर स्विच पे इंस्टॉल करना है। फाइन। तो मैं भी ये बता रहा हूँ काम कैसे करना है। इस राउटर को ड्रैग करके ले आओ यहाँ पे, राउटर का नाम आ रहा है R1। एक और राउटर ले लेता हूँ, उसका नाम क्या आ रहा है? यहाँ पे आ जाएगा अभी थोड़ी देर में, R2 आ गया। अब मैं दोनों राउटर को कनेक्ट कर देता हूँ। बताया था भाई राउटर पे पोर्ट्स होते हैं, ईथरनेट पोर्ट। ईथरनेट पोर्ट का मतलब है कितनी स्पीड आएगी? 10 Mbps। फास्ट ईथरनेट का मतलब है कितनी स्पीड आएगी? सीरियल लिंक पे आती है 1500 Mbps की। कितनी? बढ़िया यार। नहीं यार 1500 नहीं, 1.5 Mbps। कितनी? 1.5 Mbps सीरियल लिंक पे। फाइन। तो मैं कनेक्ट करता हूँ R1 से और R2 से कनेक्ट करता हूँ। अब जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ पे पोर्ट फास्ट इथरनेट 0/0 तो यहाँ पे भी फास्ट इथरनेट, यहाँ पे फास्ट इथरनेट 0/1 या 1/1 हो सकता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब राउटर्स को ऑन कैसे करोगे? यहाँ पे दिख रहा है ग्रीन कलर का प्ले, इस पे क्लिक करो, राउटर आपके हो जाएंगे ऑन। नोट्स हो गई ग्रीन, पहले रेड थी। अब मैं आपको बता देता हूं, मैं यहाँ पे क्या आईपी दूंगा, इस पे क्लिक करो, ये रहा, जस्ट फॉलो द कर्सर। मैं यहाँ पे आईपी दूंगा 12.0.0.1/8 की, ठीक है ना। अब याद रखना मैं आईपी एड्रेस कैसे दिया करूंगा, मैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए आज की क्लास में बता देता हूँ, ठीक है। मैंने R1 और R2 को कनेक्ट किया, तो इसका मतलब 1 और 2 कनेक्टेड है, तो नेटवर्क होगा 12। नेटवर्क होगा 12। क्लियर है? अगर मैं R1 से एक और राउटर कनेक्ट करता जिसका नंबर होता 3, तो मैं नेटवर्क कौन सा लेता? 13। R1 और R3 13। बात समझ में आई? अब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये R1 है तो मैं यहाँ पे आईपी दे दूंगा 12.1, ये R2 है तो मैं इसको आईपी दे दूंगा 12.2। बात समझ में आई? देखो मैं आपको समझा देता हूँ, जिसको नहीं समझ में आ रहा, आप लोग आईपी एड्रेस देने को कुछ भी दे सकते हो, 10.1, 10.2, 20.1, 100.1, 7.1, इससे कोई कंसर्न नहीं है कि आप आईपी एड्रेस क्या दे दो। बट मैं जब भी प्रैक्टिकल करूंगा मैं ऐसे करा करूंगा। फाइन। मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा इसी चीज को प्रैक्टिस में लाओ, क्योंकि आपके इंडस्ट्रीज में भी लगभग यही पैटर्न फॉलो होता है। इसके अलावा आगे आप लोग CCNP वगैरह पढ़ोगे, बुक्स वगैरह पढ़ोगे, वहां पे भी यही पैटर्न है। इसके अलावा इफ समडे यू फील लाइक गिविंग द CCI एग्जाम, वहां पे भी आईपी एड्रेस इसी पैटर्न में दिए होंगे बेटा, ठीक है ना। तो इसलिए अब पता है क्या, इससे अंडरस्टैंडिंग भी बड़ी इजी होती है। बताता हूं कैसे, जरा इधर देखो। मैंने यहाँ पे लिखा R1, यहाँ पे एक R3, यहाँ पे एक ले लूं R2, एक ले लेता हूं यहाँ पे R4। बड़े ध्यान से सुनना इस चीज को। अब ये R3 और R4 कनेक्टेड है, तो मैं कौन सा नेटवर्क लूंगा? 34 का .0.0। अब क्योंकि ये 3 है तो इस पे दे दूंगा .3, ये 4 है तो इस पे दे दूंगा .4। बात समझ में आती है सबको? अरे बोलो। इसी तरीके से यहाँ पे दे दूंगा R1 और R3 है तो 13 का नेटवर्क, या 13.0.0.0। अब यहाँ पे दे दूंगा .1, यहाँ पे क्या दे दूंगा, है ना। अब ध्यान से सुनना, बड़े बड़े इंटरेस्टिंग बात है। तुम्हें पता है ना राउटर राउटिंग टेबल मेंटेन करते हैं, बताया था। अगर मान लो मैं R2 की राउटिंग टेबल देखता हूँ, मेरे को राउटिंग टेबल में एक 34 का नेटवर्क दिखता है, तो मैं बिना देखे अपनी टपोलॉजी को बिना देखे कह दूंगा ये तो राउटर 3 और राउटर 4 के बीच का नेटवर्क है, हाँ या ना। तो अंडरस्टैंडिंग इजी होगी तुम्हारी। क्लियर है? और कोई पर्पस नहीं है। लेकिन अगर आप लोग कहो कि सर हम लोग क्या यहाँ पे 10.1, यहाँ पे 10.2 दे दें, यहाँ पे 20.1, यहाँ पे 20.2 दे दें, हाँ भाई तुम वैसे दे दो, जैसा तुम्हारा मन करे वैसे देना, ठीक है ना। R2 पे आ जाओ। हम यहाँ पे आईपी एड्रेस देते हैं 12.0.0.2/8। डन भाई, क्लियर है?
अब आपको इंटरफेसेस के नाम तो दिख ही नहीं रहे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे देख रहे हो, कर्सर फॉलो करना, बस क्लिक करो, यहाँ पे इंटरफेसेस के नाम भी आ गए। क्लियर है अब सारी चीजें? ब्रो नहीं दिखाई दिया तो पीछे क्यों बैठते हो फिर? पता चला पीछे बैठने का नुकसान। हालांकि मैं मैग्नीफायर ऑन कर सकता हूं, ऐसी बात नहीं है, बट ये देखो गायब हो गया राउटर के इंटरफेस का नाम, फिर से आ गया। अब तो क्लियर है। देखो यार, मैं आप लोगों से ये बोलूंगा, जिसको पीछे बैठने का शौक है पीछे बैठा करो, लेकिन एक टाइम पे अगर मेरे को क्लास में सीट आगे खाली दिखी तो मैग्नीफायर ऑन नहीं होंगे, क्योंकि मेरे को तो ये समझूंगा भाई पीछे बैठना है तुम्हें दिखाई देता है, तो मैग्नीफायर क्यों ऑन होगा? नहीं ऑन करूंगा, याद रखना, ठीक है? तो भाई अब आईपी एड्रेस देना चालू करते हैं हम लोग। R1 पे आ जाओ, डबल क्लिक करोगे तो ऐसे खुल के आ जाएगा आपके पास। फाइन। अब ये हो सकता है आपके पास बैकग्राउंड क्या हो, ब्लैक, और टेक्स्ट क्या हो, व्हाइट। तो ये तो सेटिंग से हम लोग चेंज कर देते हैं, मैंने की, ठीक है ना? हमने किया भी तो था सिस्को पैकेट ट्रेसर वाली क्लास में। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? फाइन। मेरे पास R1 का क्या आ गया, CLI। अब जब आप GNS यूज करते हो तो वहां पे इनेबल मोड में नहीं लाता, डायरेक्ट आपको कहां ले आता है, प्रिविलेज मोड में। हालांकि हमारी कमांड भी तो प्रिविलेज और ग्लोबल में ही चलती है, तो इट इज नॉट अ इश्यू। फाइन। चलो अब मेरे को सबसे पहले R1 पे क्या देनी है, एक IP। तो IP कैसे देते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिखूंगा और इंटरफेस पे जाऊंगा। इंटरफेस का नाम क्या हो गया, F0/0 नो शट, बताया था नो शट डाउन। देन IP एड्रेस दूंगा, IP एड्रेस हो गया 12.0.0.1। क्या सबको ये चीज क्लियर, पक्का? ठीक है। अब मेरे को वेरीफाई करना हो कि क्या IP एड्रेस दिया है, तो मैं कमांड चला सकता हूं ना, डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ। सबको ये चीज क्लियर? अब आ जाओ R2 पे। R2 पे IP एड्रेस देते हैं, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, ठीक है? इंटरफेस F1/0, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया F1/0, नो शट डाउन। IP एड्रेस दूंगा। अब मैं जिससे पूछूंगा वो आंसर करेगा, ठीक है? मैं अगर मान लो यहाँ पे IP एड्रेस देता हूँ 12.12.12.12, सबनेट मास्क देता हूँ 255.0.0.0। ओके ओके, टेल मी बडी, येलो टी शर्ट, भाई ये दोनों IP सेम नेटवर्क में है, अलग में? मैं R2 पे दे रहा हूँ ये, और R1 पे दी है मैंने ये वाली 12.1 वाली, ठीक है? अब बताओ दोनों IP सेम नेटवर्क में है, अलग में? हाँ क्यों भाई? बस इतने पे ही काम खत्म हो गया? क्या कर रहे हो दोस्त, आप बताओ, ये IP सोनो सेम नेटवर्क की है, अलग की है? हाँ भाई अमित, पिंक टी शर्ट अलग नेटवर्क है? क्या ये, क्या ये बोलो? पेन है, पता है ना क्या होगा बेटा, सेम नेटवर्क है वो। ऐसा आंसर गलत मत देना अगली बार। तुम भौरा क्यों गए भाई? मेरा तो काम ही है कंफ्यूज करना। सही है, ये भी सही है, आप भी सही हो। सही है भाई आंसर, ये दोनों सेम नेटवर्क के। क्यों भाई? सबनेट मास्क देखो ना, यहाँ पे क्या है 255, भाई पहला ऑक्टेट में क्या है 12, यहाँ पे भी क्या है पहले ऑक्टेट में 12, सेम ही नेटवर्क थी। क्लियर है ना भाई? कंफ्यूज नहीं होना कभी भी। चलो तो जो हमने IP एड्रेस देने का प्रॉमिस किया था वही देंगे, 12.0.0.2। अच्छा ऐसे तो दे सकता हूँ ना IP? चलो बढ़िया। अब ध्यान से सुनना, जब दो PC आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं तो आपस में वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप मूवी वगैरह शेयर कर सकते हो। डू यू नीड टू रन एनी प्रोटोकॉल ऑन देम? नो। सिमिलरली जब दो राउटर आपस में कनेक्टेड है, उनका नेटवर्क तो सेम है या नहीं, तो मुझे अभी कोई राउटिंग प्रोटोकॉल चलाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई ना? क्योंकि मैंने आप लोगों को क्या बताया था, राउटर ट्रैफिक फॉरवर्ड करता ऑन द बेसिस ऑफ राउटिंग टेबल, हाँ या ना? लेकिन अभी मैं राउटिंग टेबल वगैरह पे मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना? बस इतना समझो, दो PC है डायरेक्टली कनेक्टेड है तो आपस में कम्युनिकेट तो करेंगे ही करेंगे। क्लियर है? सबको क्लियर है? चलो अब रुको जा रहे हैं यहाँ पे। मैं वारशाक ऑन करता हूँ, ठीक है? स्टार्ट कैप्चर, राइट क्लिक करना, स्टार्ट कैप्चर, ओके कर देना, कैप्चर आपका चालू हो जाएगा। तो जो भी ये राउटर आपस में एक्सचेंज कर रहे होंगे हमें पता चल जाएगा कि एक्सचेंज कर रहे हैं। देखो अभी तक मैंने दोनों राउटर पे सिर्फ IP एड्रेस और नो शटडाउन कमांड चलाने के अलावा और कुछ काम किया? तो अभी देखते हैं। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जब दो राउटर के बीच में
कुछ प्रोटोकॉल नहीं चलाया, कोई अलग से कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी, तो आपस में कौन से मैसेज भेजते हैं? कौन से मैसेज भेजते हैं भाई? और यार कुछ मैसेज एक्सचेंज कर रहे हैं दोनों राउटर के बीच में। देखो एक जगह लिखा है क्या? सोर्स। एक जगह क्या लिखा है? मत और R1 और R2 के बीच का ही मैंने वायरशक ओपन करा है, मतलब ये दोनों ही राउटर कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं, उस वायर पे कुछ ना कुछ जा रहा है। ठीक है यार, यहाँ पे एक चीज दिख रही है, ये CDP प्रोटोकॉल का नाम क्या रहा है? CDP। ठीक है चलो देखो यार CDP क्या होता है। देखो यार ये यहाँ से आपके बेस बनना चालू हो जाता है। किसी को भी कोई चीज ना समझ में आए तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप पूछ सकते हो। आपकी क्यूरियोसिटी ज्यादा से ज्यादा यही तो करेगी, आपको 1000 कदम आगे ले जाके क्वेश्चन पूछ लेगी। मैं मना कर दूंगा भाई आगे बात करेंगे, लेकिन पूछ लेना। ठीक है, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल, CDP स्टैंड्स फॉर सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल। अब इस प्रोटोकॉल का काम क्या है, ध्यान से सुनो यार। ये प्रोटोकॉल ना बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है। क्या होता है बाय डिफॉल्ट? इनेबल। राउटर और स्विच के सारे पोर्ट्स पे, मतलब चाहे वो राउटर हो और चाहे वो स्विच हो, उनके जितने भी इंटरफेस या पोर्ट्स हैं सब पे बाय डिफॉल्ट CDP प्रोटोकॉल क्या होता है? इनेबल। अब जैसे कि तुम लोग इसका नाम पढ़ो, नाम से एक चीज समझ में आती है, सिस्को डिस्कवरी। डिस्कवरी करने का मतलब होता है खोजना। CDP प्रोटोकॉल सिस्को ने अपने राउटर और स्विचेस और इवन फायरवॉल वगैरह जितने भी सिस्को के डिवाइस है सब पे बाय डिफॉल्ट इनेबल कर दिया। क्यों? इसलिए कि अगर दो सिस्को के डिवाइस आपस में कनेक्टेड है तो वो आपस में डिटेक्ट कर लेंगे एक दूसरे को अपने आप। तो अगर मैं R1 पे बैठा हूं, किस पे? राउटर R1 पे, मैं वहीं से बैठे बैठे देख सकता हूं कि इस राउटर के साथ कितने और सिस्को के डिवाइस डायरेक्टली कनेक्टेड है। कौन से? डायरेक्टली कनेक्टेड। ठीक है ना भाई, बात समझ में आई? देखो मैं R1 पे चलता हूं, मैं R1 पे, अब देखो मैंने बताया था ना शो वाली कमांड सारी कहां चलती हैं? प्रिविलेज मोड में। एग्जिट करें, एग्जिट करें। अब देखना शो CDP नेबर्स। मैं जानना चाहता हूं मेरे नेबर कौन कौन से हैं। सुनना ध्यान से बिल्कुल चीजें। R1 क्या कहता है? तुमसे एक डिवाइस कनेक्टेड है और सिर्फ CDP प्रोटोकॉल का काम है सिर्फ सिस्को के डिवाइस को डिस्कवर करना। अगर आप एक सिस्को के स्विच के साथ एक एल्काटेल या जूनिपर का राउटर लगा दो तो आपस में वो डिस्कवर नहीं करेंगे। उसके लिए कोई और प्रोटोकॉल है, उसका नाम है LDP। ठीक है, जिसके हम कभी पढ़ेंगे नहीं, हम कभी पढ़ेंगे नहीं, मतलब CCNP में पढ़ा देते हैं। ठीक है, देखो R1 क्या कह रहा है? मेरे से एक डिवाइस कनेक्टेड है जिसका नाम क्या है? R2। अब R1 कह रहा है मेरा खुद का, R1 क्या कह रहा है? मेरा खुद का इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 0/0। भाई R1 का तो 0/0 ही है। अब वो कह रहा है कि जो R2 डिवाइस है ना उसका पोर्ट, उसका डिवाइस इंटरफेस का नाम है 1/0। दिखाई दे रही है चीजें? यहाँ पे कैपेबिलिटी आ रहा है ना, कैपेबिलिटी का मतलब होता है जो ये जो डिवाइस है वो है क्या? राउटर है तो लिखा आ रहा है R, स्विच होता तो क्या लिखा आता? क्लियर है? अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का मतलब है ये राउटर है कौन सा? राउटर का नंबर लिखा हुआ है 7206 VXR। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, और यहाँ पे आपको दिख रहा है होल्ड टाइम। पता है क्या? दो डिवाइसेस आपस में एक दूसरे को, अगर मान लो मेरे पास दो सिस्को के डिवाइस कनेक्टेड है, दोनों डिवाइस आपस में एक दूसरे को CDP मैसेज भेजते हैं हर 60 सेकंड में, हर 60 सेकंड में। अब मान लो कि अगर R2 का अगर R2 की तरफ से CDP मैसेज आने बंद हो जाए R1 को, तो उसकी CDP टेबल में तो एंट्री पड़ी हुई है ना, कब तक रखेगा? 180 सेकंड तक। तो CDP प्रोटोकॉल का होल्ड टाइम कितना है? 180। होल्ड टाइम का मतलब क्या होता है कि मैं इतनी देर वेट करूंगा। भाई R1 को पता है कि हर 60 सेकंड में R2 की तरफ से मेरे पास क्या आएगा? CDP मैसेज। भाई 60 सेकंड हो गया अभी भी नहीं आया, 120 हो गया अभी भी नहीं आया। जैसे ही 180 सेकंड हो गया और उसको दिखा अभी भी CDP मैसेज नहीं आया, तो अपने R1 जो अपनी उसकी CDP टेबल है ना, CDP नेबर, वहां से हटा देगा कि अब मेरा R2 कोई डिवाइस है नहीं मुझसे कनेक्टेड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब आप कहोगे सर वहां पे टाइम कैसे चलता है? देखो टाइम ऐसे चलता है, 180 दिखा देता हूं। टाइम आपका ऐसे चलता है, ये हो गया R1, ये हो गया R2। टाइम ऐसे चलता है 180, 179, 178, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, एक स्टेज पे आके 120 होगा कि नहीं होगा? तो देखा जाए तो 60 सेकंड हो गए कि नहीं हो गए? 180 से 120 आया, 60 हो गए कि नहीं? इसने अपना CDP मैसेज भेजा, काउंटर वापस कहां घूम जाएगा?
कहाँ तक जाएगा 120, सीडीपी मैसेज आया 60 सेकंड बाद, फिर से काउंटर कहाँ घूम गया 180। अब मान लो सीडीपी मैसेज आए ना 120 हो जाए, सीडीपी मैसेज 60 हो जाए, अब भी ना आए, जैसे ही 0 होगा वो बोल देगा कि यार ये मेरा नेबर है ही नहीं। इज इट क्लियर? क्या सबको ये चीज क्लियर है? आ जाओ यहाँ पे देख लो। मैं इस कमांड को फिर से रन करूंगा, ठीक है। 167 फिर से रन करता हूं, 165, 164, 163, 162। देखो कमांड को मैं बार बार एरो एरो से चलाता जा रहा हूं, तो टाइम कम होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा? सबको चीजें क्लियर है ना? सर क्लियर है चीज? पक्का सबको? चलो, और उसके बाद क्या एक्सचेंज हो रहे हैं दोनों के बीच में? बाकी जितने मैसेजेस है ये देखो। क्या? अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा दोस्त। अभी के लिए बस इतना समझो, ये मैसेजेस हैं कीप अलाइव मैसेजेस। फाइन, कौन से? कीप अलाइव मैसेजेस। बस ये चेक करने के लिए भाई मेरा नेबर या मेरा जो लाइन, जो मेरी केबल है वो एक्टिव है या नहीं। फाइन, दोनों के एंड से सब कर सकता है सर, हम सब कर सकते हैं। अभी आप सीसीएन में चीजें पढ़ रहे हो, बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है, ठीक है। सीसीएनपी में आपको बताया जाता है इनके बिहेवियर चेंज किए कैसे जाते हैं। पहले आपको एबीसीडी बताया जाता है, फिर आपको बोला जाता है बी को आप पहले भी लिख सकते हो, ठीक है। बी को आप ए से पहले भी लिख सकते हो, आपको पढ़ाते कैसे ए बी सी डी। लेकिन मैं अगर बी को पहले लिख के बाद में ए लिख दूं, बाद में सी लिख दूं, बाद में डी लिख दूं, मैं ऐसा कुछ नाम बना सकता हूं ना। तो अभी आपको मैं चीजें बता रहा हूं, बाय डिफॉल्ट मैनिपुलेशन भी बताई जाएगी, लेकिन सारी मैनिपुलेशन नहीं बताई जाएगी हर एक प्रोटोकॉल की, नहीं। हम आपको मैनिपुलेशन बताएंगे राउटिंग प्रोटोकॉल्स की। बोलो बोलो। बाय डिफॉल्ट मतलब ये कहने का मतलब आपको 180 सेकंड इसका ये टाइमर फिक्स है बाय डिफॉल्ट। अगर एक सिस्को का नया डिवाइस लेके आ रहे हो और कुछ नहीं, आपने सीडीपी को छेड़ा नहीं है, छेड़ सकता हूं मैं सीडीपी को अभी जाके, मैं सीडीपी पे चेंजेस कर सकता हूं। मैं राउटर को बोल सकता हूं कि 60 सेकंड की जगह तो हर 20 सेकंड में सीडीपी मैसेज भेज। दैट इज अप टू मी, मैं कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूं ऐसी, बट मैं नहीं करूंगा, वो स्टेज ही नहीं करने की। ये बाय जब भी मैं बोलूं ना बाय डिफॉल्ट, तो मतलब विदाउट परफॉर्मिंग एनी चेंजेस, ऐसा बिहेवियर है राउटर का। हो सकता है। मैनिपुलेशंस आर ऑलवेज अवेलेबल। अभी आप एनए की कौन सी क्लास पढ़ रहे हो? 5वीं। कोई मैनिपुलेशन की बात नहीं करेंगे अभी हम तो। यहां तक चीजें क्लियर है सबको? सिमिलरली मैं R2 पे चलूं, डू शो, अब डू लगा सकता हूं ना, डू शो सीडीपी नेबर। तो देखो R2 क्या कह रहा है, उससे नेबर कौन सा कनेक्टेड है? R1। सारी चीजें क्लियर है ना? आप देखो R1 क्या, R1 कौन सा राउटर है? 7206। कैपेबिलिटी क्या है? R। मेरा इंटरफेस कौन सा है? 0/0 सामने वाले का। चलो भाई, अब जब दो डिवाइस आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं तो आपको कनेक्टिविटी अगर चेक करनी होती है तो उसके लिए कमांड है, और वो कमांड चलती है किसमें? प्रिविलेज मोड में। मैं इस वक्त कौन से राउटर पे हूं? यहां पे दिख रहा है ना सबको? तो आप प्रिविलेज मोड में जाके कमांड चलाओ पिंग, और जिस भी राउटर के साथ या जिस भी डिवाइस के साथ आपको कनेक्टिविटी चेक करनी है उसका आईपी एड्रेस लिखो 12.0.0.2। इज इट क्लियर? एंटर करो। रिजल्ट क्या आया? सक्सेस रेट क्या आया? 80%। इफ सक्सेस रेट इज 80%, 60%, 100% कनेक्टिविटी है। आप जब भी पहली बार पिंग करोगे तो हमेशा क्या आएगा? 80% ही आता है। लेकिन जब दूसरी बार मैं पिंग करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा? 100%। इज इट क्लियर? अब पहली बार में ऐसा क्यों होता है और दूसरी बार में ऐसा क्यों हो रहा है, ये हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। लेकिन अभी नहीं कर रहे हम लोग। फाइन। तो R1 और R2 के बीच में मैंने पिंग करके देखा क्या पिंग सक्सेसफुल आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब R1 और R2 के बीच में कनेक्टिविटी है। अगर मैं कोई भी डेटा भेजूंगा तो डेटा फॉरवर्ड होगा R2 की तरफ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? फाइन। अब देखो, अब एक प्रोटोकॉल पढ़ा रहा हूं, टेलनेट, ठीक है। टेलनेट होता क्या है? मैं टेलनेट को दो फेज में पढ़ाऊंगा। अभी पढ़ा रहा हूं तो टेलनेट का प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। दूसरा फेज कराऊंगा जब ओएसआई मॉडल में पढ़ाऊंगा। ओएसआई मॉडल में वारशक के साथ खोल खोल के दिखाऊंगा टेलनेट में हो क्या रहा है। क्लियर है चीजें? ठीक है ना? देखो भाई, टेलनेट प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू रिमोट
एक्सेस एनी डिवाइस। फाइन। अब इसका मतलब क्या है? रिमोटली एक्सेस करने का मतलब क्या है? आप फिजिकली उस डिवाइस पे प्रेजेंट नहीं हो, लेकिन फिर भी आप उस डिवाइस को एक्सेस कर पा रहे हो। ध्यान से सुनना, मैं कहता हूं ये क्लासरूम है, ये आप सिंपल सी बात समझना, ये एक हो गया राउटर R1, ये एक हो गया राउटर R2। मैं अगर आपसे बोलूं कि आपको R1 और R2 का होस्ट नेम चेंज करना है, आप मुझसे क्या बोलोगे? सर सबसे पहले मैं लूंगा कंसोल केबल, कंसोल केबल राउटर R1 के कंसोल पोर्ट पे लगाऊंगा, इस पीसी के साथ जाऊंगा, इसका CLI लूंगा और क्या करूंगा? होस्ट नेम कॉन्फ़िगर कर दूंगा। फिर आप क्या कहोगे? सर जब R1 से काम खत्म हो जाएगा ना, फिर मैं R2 पे जाऊंगा, वहां पे कंसोल केबल लगाऊंगा और CLI एक्सेस करके होस्ट नेम चेंज कर दूंगा, हाँ या ना? लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैं R1 पे ही बैठे बैठे, मतलब मैं फिजिकली प्रेजेंट कहाँ होऊंगा? R1 पे, और मैं R1 पे ही बैठे बैठे R2 पे कमांड चला सकता हूं। दिस इज कॉल्ड रिमोट एक्सेस ऑफ अ डिवाइस। मतलब आप उस डिवाइस पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो, लेकिन रिमोटली आपने उस डिवाइस को एक्सेस कर रखा है। आप लोगों ने टीम व्यूअर यूज करा है? क्या हो रहा है? रिमोट एक्सेस ही तो है वो, उस डिवाइस पर फिजिकली थोड़ी होते हो। अरे बात समझ में आ रही है? तो अब देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं एक डिवाइस हूं, आप एक डिवाइस हो, मैं इस वक्त एक्चुअल में कर क्या रहा हूं? मैं आपके माइंड को कॉन्फ़िगर ही तो कर रहा हूं, हाँ या ना? लेकिन आपकी और मेरी कनेक्टिविटी है तभी तो ये चीज पॉसिबल है। तो अगर आप चाहते हो एक डिवाइस से बैठे बैठे दूसरे डिवाइस का रिमोट एक्सेस लेना, तो दोनों डिवाइस की क्या होनी चाहिए? कनेक्टिविटी। अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी तो क्या रिमोट एक्सेस ले पाओगे? नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है, हाँ या ना? भाई आप इस क्लास में आए हो, हम दोनों कनेक्ट हुए हैं, तो मैं आपके माइंड पे कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन कर पा रहा हूं, तो आप करने दे रहे हो ना मुझे, क्योंकि कनेक्टिविटी है। अब मैं बाहर के लड़के को बोलूं, कोई जा रहा हो, मैं कहूँ सुना टेलर पढ़ा रहा हूँ, वो कहेगा बगैर से। क्यों? क्योंकि उसकी मेरी कोई कनेक्टिविटी है क्या? हाँ या ना? बस। तो किसी भी डिवाइस को अगर आप रिमोटली एक्सेस करना चाहते हो, तो उस डिवाइस के साथ आपको क्या चाहिए? कनेक्टिविटी। फाइन। तो अब मैं क्या करूंगा? क्या हुआ भाई, कोई डाउट? बातें क्या कर रहे हो? बातें मत करा करो यार। अब मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं मैं फिजिकली प्रेजेंट किस पे रहूं? R1 पे, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन किस पे करूं? R2 पे। तो जिस भी डिवाइस का हम रिमोटली एक्सेस लेना चाहते हैं, उस डिवाइस पे हम कॉन्फ़िगर करते हैं टेलनेट प्रोटोकॉल। कौन सा? टेलनेट। तो इसका मतलब अब मुझे टेलनेट किस पे कॉन्फ़िगर करना चाहिए? R2 पे, हाँ या ना? ब्रो मैं क्या कह रहा हूं, सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि जिस भी डिवाइस का मुझे टेलनेट लेना है, उस डिवाइस पे टेलनेट चलना चाहिए। तो किस पे करूंगा? R2 का ही तो करूंगा ना। क्लियर है सबको? अब देखो टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। सबसे पहले आप कहाँ आओगे? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आप कमांड चलाओगे लाइन VTY024। आप इसे 0 to 2 भी कर सकते हो, 0 to 3। इसका मतलब क्या है? अभी के लिए बस आप ये समझ के चलो, इसका मतलब ये होता है कि आप कितने यूजर को अलाउ कर रहे हो टेलनेट एक्सेस। मतलब एक साथ 5 यूजर, 0 1 2 3 4, 5 यूजर एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। इज इट क्लियर? एंटर। उसके बाद मैं दूंगा पासवर्ड। तो ये पासवर्ड किसका है? टेलनेट का पासवर्ड। तो टेलनेट का पासवर्ड दे दिया मैंने 1 2 3। इज इट क्लियर? और उसके बाद क्या लिखूंगा? लॉगिन। फाइन। सबको ये चीज क्लियर? अब टेलनेट के लिए ना एक नेसेसरी कंडीशन और होती है। एक कंडीशन तो क्या है कि भाई दो डिवाइसेस के बीच में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जिस भी डिवाइस का आप टेलनेट लेना चाहते हो, उस डिवाइस पे इनेबल पासवर्ड या फिर इनेबल सीक्रेट पासवर्ड लगा होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो मैं इस डिवाइस पे इनेबल पासवर्ड या इनेबल सीक्रेट पासवर्ड लगा दूं, वो भी मैं रख देता हूं 1 2 3। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, सबको यहां तक चीज क्लियर? तो टेलनेट की जो मुझे कॉन्फ़िगरेशन करनी थी मैंने कर दी। यो दिखाऊं? इनेबल सीक्रेट हटा देता हूं। हटा दिया दोस्त इनेबल सीक्रेट। फाइन। अब देखना, अब R1 पे चलता हूं। देखो टेलनेट की एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन कितनी थी? बस ये 3 कमांड, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था इनेबल पासवर्ड या इनेबल सीक्रेट लगा होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमने हटा दिया। लेकिन अब टेलनेट एक बार लेके देखें। R1 पे चलो, R1 पे आ गए। अब मैं कमांड चलाऊंगा टेलनेट, और किसका टेलनेट लेना चाहता हूं उसका आईपी एड्रेस, तो 12.0.0.2। क्लियर? मेरे से पासवर्ड पूछ रहा है वो,
अब टेलनेट का पासवर्ड क्या दिया था 1 2 3। अब ध्यान से एक चीज नोटिस करना, फिजिकली किस पे प्रेजेंट हूं, लॉजिकली किस पे पहुंच गया ना। चलो देखो, अब क्या कहता हूं सर, अब मैं कहता हूं कि मेरे को ना R2 का नाम चेंज करना है, तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ेगा। मैं लिखता हूं इनेबल क्या कह रहा है, अब वो क्या कह रहा है भाई, कहता है कि इनेबल सीक्रेट पासवर्ड कौन सेट करेगा, कर दे, कर दिया ना। अब कहां पे आ जाओ, अब वापस इनेबल लिखूं, पूछ लिया पासवर्ड 1 2 3 डन, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया। अब उसका होस्ट नेम चेंज कर देता हूं, होस्ट नेम में चेंज करके लिख देता हूं R22, ठीक है। अब अगर आपको वापस अपने राउटर पे जाना है तो एग्जिट कर दो, एग्जिट कर दो, वापस आ गए ना R1 पे। लेकिन R2 पे जाके देखना नाम चेंज हो गया कि नहीं हो गया, डन। तो इसका मतलब हाँ भाई टेलनेट जैसी चीज है, फाइन। अब नीचे जो एनबी में जितनी रैक रखी है ना, हम लोग चाहे तो पूरे नेटवर्क बुल्स में कहीं पे भी बढ़िया कहीं से भी रैक एक्सेस कर सकते हैं हम लोग। हाउ, टेलनेट इंडस्ट्रीज में टेलनेट और एसएसएच भर भर के यूज होते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक तो चीजें क्लियर है, बहुत ही बेसिक सी चीजें दिखाई। अब आपको टेलनेट का डेटा जाते हुए भी दिखाऊंगा वायरशार्क पे, डेटा के अंदर दिखने में कैसा होता है वो भी नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ओएसए मॉडल पढ़ेंगे हम उसके लिए। ये देख लो, सी सोर्स आईपी 12.1, डेस्टिनेशन आईपी 12.2, क्या जा रहा है, डेटा जा रहा है ना भाई। अब ऐसा कुछ होता है फिर इसका मतलब क्लियर है ना। चलो वो तो वारशक का कैप्चर ले रहे हैं ना हम, वारशक का कैप्चर है ये। टेलनेट प्रोटोकॉल क्लियर है सबको, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कौन सा, एसएसएच। एसएसएच को भी अभी नहीं पढ़ा रहा मैं, मेरे को बस टेलनेट प्रोटोकॉल पढ़ाना था, वो मैंने पढ़ा दिया। क्यों पढ़ाना था, मर्जी थी मेरी, ठीक है। अरे क्योंकि अभी ओएसए मॉडल पढ़ाऊंगा ना, प्रैक्टिकली करके चीजें दिखानी है, तो प्रैक्टिकली करने के लिए तो यार प्रैक्टिकल कुछ पता भी तो होना चाहिए। चलो यार, अब एक चीज और बता देता हूँ, लगे हाथ पिंग के बारे में ही बता रहा हूँ। देखो यार, ये हो गया मेरा R1, मेरे को R1 से R2 की कनेक्टिविटी चेक करनी है, तो मैं कमांड क्या चलाता हूँ 12.0.0.2। अब सिमिलरली अगर मान लो मेरे को R2 से R1 की कनेक्टिविटी चेक करनी है, R2 पे जाओ, कमांड क्या चलाओगे, पिंग 12.0.0.1, हाँ या ना, सबको ये चीज क्लियर है। आउटपुट क्या आया 100% सक्सेस। अब सुनो यार बेसिकली होता क्या है, जैसे टेलनेट एक प्रोटोकॉल है ना, इसी तरीके से आईसीएमपी एक प्रोटोकॉल है। क्या है आईसीएमपी, आईसीएमपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। अब जो पिंग वाली कमांड लिखते हो ना, पिंग तो सिर्फ एक कमांड है, लेकिन कनेक्टिविटी चेक करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, आईसीएमपी। पहले बताओ ये चीज क्लियर, पिंग इज जस्ट अ कमांड, बट प्रोटोकॉल कौन सा है, आईसीएमपी। तो मैं कह सकता हूं आईसीएमपी प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू चेक द कनेक्टिविटी बिटवीन द टू डिवाइसेस, हाँ या ना, फाइन। अब देखते जाओगे, ये हो गया मेरा R1, ये हो गया मेरा R2। मेरा R1 पे आईपी एड्रेस है 12.1, R2 पे मेरा आईपी एड्रेस है 12.2, फाइन। अब देखो यार, मैं R1 से R2 की कनेक्टिविटी चेक करना चाहता था, तो मैंने कमांड चलाई 12.0.0.2, फाइन। पता होता क्या है, आपका डिवाइस जैसे ही आप पिंग करते हो, तो आपका डिवाइस ना आईसीएमपी मैसेज के, किसके, आईसीएमपी मैसेज के 5 पैकेट जनरेट करता है। कितने पैकेट, सबको ये चीज क्लियर। अब आप लोगों को ये चीज बताई हुई है ना, जब भी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर ट्रैफिक जाता है तो सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक लगेगा, सबको पता है ये चीज। तो देखो यार, आपने जब पिंग करा 12.2 को, तो सोर्स आईपी क्या लगेगी 12.1, डेस्टिनेशन आईपी क्या लगेगी 12.2, सोर्स इसका मैक, इस राउटर के इंटरफेस का मैक एड्रेस मान लेता हूं A, इस राउटर के इंटरफेस का मैक एड्रेस मान लेता हूं B। सोर्स मैक क्या लगेगा A, डेस्टिनेशन मैक क्या लगेगा B।
तो बेसिकली आपको R1 की साइड से कितने मैसेज जाएंगे? 5, और वो मैसेज होंगे ICMP रिक्वेस्ट मैसेज के। किसके? ICMP रिक्वेस्ट। अगर R2 के पास वो मैसेज पहुंच गए तो R2 देखेगा डेस्टिनेशन मैक एंड डेस्टिनेशन आईपी, हाँ या ना? अब तो R2 फिर देखेगा पैकेट में क्या है, पैकेट में है ICMP रिक्वेस्ट, तो मतलब अब मुझे क्या भेजना है? ICMP रिप्लाई। तो आपका R2 क्या भेजेगा वहां से? एक ICMP रिप्लाई। सोर्स आईपी क्या लगाएगा भाई? अपने खुद की आईपी 12.1। डेस्टिनेशन आईपी क्या होगी? 12.1। सोर्स मैक क्या लगेगा? खुद का। डेस्टिनेशन मैक क्या लगेगा? सामने वाले का। तो 5 ICMP रिक्वेस्ट मैसेज अगर जाएंगे तो 5 ही तो ICMP रिप्लाई आएंगे, हाँ या ना? अब सुनना ध्यान से, तो अब तो मैं दिखा भी देता हूँ ये चीज। हमने अभी पिंग किया, वारशाक तो ऑन ही है ना? चलो यार पैकेट कैप्चर कर, पैकेट तो हमने कैप्चर कर ही रखे हैं यार। मैंने अभी 12.2 से 12.1 को पिंग किया था कि नहीं? अभी मैंने R2 से R1 को पिंग किया था। सोर्स आईपी क्या है? 12.2। अरे देखो ना, लिखा है ना पिंग रिक्वेस्ट। सोर्स आईपी क्या है? 12.2। डेस्टिनेशन आईपी क्या है? अब वहां से सामने से क्या आया? रिप्लाई। 12.1 ने रिप्लाई कर दिया ना 12.2 को। अब तुम पैकेट देख लो कितने, 5 ही है ना? 5 रिक्वेस्ट है, 5 रिप्लाई है। तो इसलिए जब आप पिंग करते हो ना अपने डिवाइस पे, तो यहाँ पे लिखा आता है ना 5 आउट ऑफ 5। इसका मतलब समझ में आया? इस 5 का मतलब है मैंने 5 रिक्वेस्ट मैसेज भेजे, और इस 5 का मतलब 5 के रिप्लाई आए। अब सवाल आता है कि पहली बार में सर 4 आउट ऑफ 5 क्यों आया था? देखो, जब हमने R1 से R2 पहली बार पिंग किया था, भाई चीजें समझ में तो आ रही है ना आप लोगों को? अगर ना समझ में आए तो बोल देना यार, मैं समझा दूंगा। ये देखो, ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं जहाँ पे हमने पहली बार पिंग किया था। देख रहे हो, ये हमने पहली बार जब पिंग किया था तो आउटपुट में क्या आया था? 4 आउट ऑफ 5। मतलब 5 मैसेज भेजे गए थे, 4 का रिप्लाई मिला, हाँ या ना? अब वारशाक तो तब भी ऑन था। अब वारशाक पे दिखाऊं? देखो, इसको स्क्रॉल करके ऊपर चलता है, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही तो किया था हमने। ये लो, यहां से कितने रिक्वेस्ट मैसेज जाते हुए तुम्हें दिख रहे हैं? 1 2 3 4। तो जब गई 4 है तो 4 के तो रिप्लाई आएगा। अब बात करते हैं 4 आउट ऑफ 5 क्यों हुआ, या कई बार आप पहली बार पिंग करते हो तो 3 आउट ऑफ 5 क्यों होता है? एक बात बताओ, आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, ध्यान से सुनना, कि जब भी एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को ट्रैफिक फॉरवर्ड करता है, ट्रैफिक कैन बी एनीथिंग। अब पिंग भी तो एक तरीके से डेटा ही तो है, पिंग भी, हाँ या ना? तो उसका ट्रैफिक जाने के लिए भी तो सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक लगेगा। तो क्या मेरे राउटर को सामने वाले राउटर का मैक पता होगा? पहले आर्प रिजॉल्व होगी कि नहीं होगी? रिजॉल्व हो रखी है यहाँ पे यार। तो उस चक्कर में पहला पैकेट ड्रॉप हो जाता है कि आरपी रिजॉल्व नहीं थी। बात समझ में आ गई? फिर अगले 4 पैकेट के लिए चले जाते हैं। क्लियर है चीजें? चलो, तो पहला पैकेट ड्रॉप होता है पहली बार पिंग करने में आर्प की वजह से। क्या यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर? पक्का? चलो भाई, अब आ जाओ ओएसआई मॉडल पे। देखो, मैं फिर एक चीज रिपीट कर रहा हूं कि ओएसआई मॉडल में हम सिर्फ उन लेयर्स पे फोकस करेंगे जिन पे आपका काम है। जिन लेयर पे आपका काम नहीं है, मैं उन लेयर पे कोई बिल्कुल भी फोकस नहीं करूंगा, ठीक है? चलो यार, ओएसआई मॉडल की फुल फॉर्म क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, ठीक है? सबसे पहली बात आती है, आया कब था? ओएसआई मॉडल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर? हाँ, 1996। भाई देखो, जितनी बुक उतने ईयर्स। किसी बुक में 78 है तो किसी में 82 है और किसी में 80 है, ठीक है? हम तो बीच का मान लेते हैं 1980, ठीक है ना? भाई मैं प्रूव कर दूंगा, हर एक बुक में अलग अलग साल लिखे हुए हैं, तो सालों का क्या तुम्हें क्या लेना देना? तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1980, फाइन। नेक्स्ट थिंग, अब सवाल ये आता है कि ओएसआई मॉडल आए क्यों, या हम लोग पढ़ी क्यों रहे हैं? तो ध्यान से सीधे समझो यार। देयर वाज अ टाइम व्हेन यू वर यंग एंड योर पेरेंट्स वर यंग, ठीक है? जब उनके दिल जवान हुआ करते थे। तो उस केस में क्या था यार? 2 कंपनी थी, एक कंपनी हो गई सैमसंग, एक कंपनी हो गई डेल। 2 अलग अलग कंपनीज हैं भाई। पहले भी तो कंपनियां होती थी जैसे आज है, तो उस टाइम पे कंपनी होती थी, वो भी अपने डिवाइस मैन्युफैक्चर करते थे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना,
मैं आपसे कहता हूं कि मेरा जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, मेरी जो मोड ऑफ लैंग्वेज है, दैट इज इंग्लिश. आई डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी लैंग्वेज, यू पुअर इंडियंस. ओके, एंड आप लोगों की है हिंदी, और कोई हमसे बोले कि आपस में बात करो, क्या हम लोग आपस में बात कर पाएंगे? आप कहोगे कहाँ कह रहे हो, मैं क्या कहूंगा, यू पुअर इलिटरेट इंडियन, खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं. है ना? तो इसका मतलब अगर दो डिवाइसेस का मोड ऑफ कम्युनिकेशन अलग हो, दे वोंट बी एबल टू कम्युनिकेट, राइट? इसी तरीके से मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पहले सैमसंग कंपनी थी, डेल थी, आईबीएम थी, सारी अलग अलग कंपनी थी. जब ये डिवाइसेस को मैन्युफैक्चर करते थे तो इनका बात करने का तरीका अलग था. मतलब देखो यार, ये आप ऐसे समझो कि सैमसंग जब अपने डिवाइस बनाता था तो एक अलग प्लेटफॉर्म पे बनाता था, ठीक है, प्लेटफॉर्म नंबर 1. अब ये ट्रेन का प्लेटफॉर्म नहीं है, समझ गए ना? तो डेल है, डेल भी एक अलग प्लेटफॉर्म पे बनाता था. मतलब उनका काम करने का तरीका ही अलग था. जैसे अभी हम क्या बोलते हैं, भाई आपका डिवाइस सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी लगाएगा, ठीक है. मान लो सैमसंग के डिवाइस सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी लगाते थे, लेकिन डेल के डिवाइस सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक लगाते थे बस. तो बात करने का, डेटा फॉरवर्ड करने का तरीका अलग हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ में आ रही है? तो दो डिवाइसेस जिनका मोड ऑफ कम्युनिकेशन यानी बात करने का तरीका अगर अलग अलग होगा और आप उनसे बोल दो कि आपस में कम्युनिकेट कर लो, तो क्या पॉसिबल है? दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि दो अलग अलग वेंडर, अलग अलग कंपनी के डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर नहीं सकते थे, क्योंकि दोनों का बात करने का तरीका अलग था. एक तो ये है, पुराने समय में ऐसा होता था. और एक चीज और क्या होती थी, ध्यान से सुनना, तो रीजन दे देता हूं. टू डिफरेंट वेंडर. देखो यार, आई एम रियली पुअर एट मेकिंग नोट्स, मेरे से वो काम नहीं होगा, मैं बस लिख रहा हूं, तुम लोगों को बना लेना अपना घर जाके नोट्स. मेरे शब्दों को ऐसे ही चेप लेना अगर तुम्हें नोट्स बनाने हो तो. टू डिफरेंट वेंडर्स डिवाइसेस वोंट बी एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है? मैं समझा सकता हूं, लेकिन यार नोट्स वोट्स मेरे से नहीं बनते यार. दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? देयर वॉज नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेटवर्क्स. जब तक, अब बात समझना, मैं अगर आप लोगों से बोलूं कि आपके फोन में नेट नहीं चल रहा, आप लोगों को पता है नेट चलता कैसे? आपके फोन में एक सिम डली होगी, उस सिम, आपके फोन में सिग्नल आ रहे होंगे, आपका मोबाइल डेटा ऑन होना चाहिए, हाँ या ना? यू नो द स्टेप्स, इस वजह से इंटरनेट चलता है. मैं आपसे बोलूं कि आपको पता ही नहीं है कि इंटरनेट चल कैसे रहा है आपके फोन में, आपको पता ही नहीं है, तो मैं आपसे बोलूं प्रॉब्लम को ट्रबल शूट करो, कर दोगे? कर पाओगे क्या प्रॉब्लम को रिजॉल्व? नहीं ना? अरे बोलो गधो. देखो मैंने पहले भी बोला हुआ है, हाँ ना में मेरे पास जवाब आने चाहिए, जवाब आने चाहिए दोस्त. आप भी, क्या हुआ, सब ठीक है? परेशान लग रहे हो यार आज, दिल तो नहीं टूटा? चलो, देखो हो जाता है, ये हमारी ऐसी है. ऐसा भी होगा कभी, ऐसा लगेगा मौत आसान है, मर जाऊं लेकिन उसके बिना नहीं रह सकता. किसी के साथ ऐसा हुआ है कभी? अरे बताने में घबराना क्या है, नसीब वालों को होता है यार. बताओ, तुम्हें हुआ है अजय? कहता से मेरी है इतनी, सबको सबको फील करा देता हूँ मैं, ये चीज खुद फील नहीं करता. चलो यार, तो मैं क्या कह रहा हूँ, पहले नेटवर्क इंजीनियर्स को नेटवर्क की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी, उनको पता ही नहीं था कि दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर से कैसे हैं. जब आपको ये पता ही नहीं होगा दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करते कैसे हैं, तो आप प्रॉब्लम को ट्रबल शूट कर लोगे? मैं देखो अगर आप लोगों से ये बोलूं, ठीक है, मेरे पास एक पीसी है, पीसी में मॉनिटर अलग होता है, सीपीयू अलग होता है, कीबोर्ड अलग होता है, और वो जो चूहा होता है माउस वो अलग होता है, हाँ है ना? आप अपने सिस्टम में ना कुछ भी काम कर रहे थे, आप एक प्रॉब्लम देख रहे हो, बार बार क्या हो रहा है, आपकी जो स्क्रीन है कभी ब्लैक हो जाती है, कभी ब्लू हो जाती है, मान लो ये प्रॉब्लम आ रही है. फाइन, नाउ एज अ इंजीनियर यू विल ट्रबल शूट द प्रॉब्लम. मान लो तुम्हें पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम एक्चुअल में तुम्हारे मॉनिटर की थी, तो तुम क्या करोगे? तुम तो पूरा सिस्टम ही रिप्लेस कर दोगे नहीं, क्योंकि तुम प्रॉब्लम को जब ट्रबल शूट ही नहीं कर सकते, तुम डिटेक्ट ही नहीं करते प्रॉब्लम हो किस वजह से रही है, तो उसको रेक्टिफाई कर दोगे नहीं ना? इसी तरीके से अगर मान लो तुम्हारे मॉनिटर में दिक्कत आ रही है, फाइन, या मैं कहता हूं तुम्हारे कीबोर्ड में दिक्कत आ रही है, ठीक है, और तुम्हें पता ही नहीं है दिक्कत किस वजह से आ रही है, तो तुम पूरा सिस्टम ही बदलोगे? अब तुम्हें पता है कि कीबोर्ड में दिक्कत है, तो सिर्फ कीबोर्ड ही तो चेंज करते हो ना, हाँ या ना? तो उस समय में लोगों को अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती थी कि डिवाइसेस काम कैसे कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम को ट्रबल शूट नहीं कर पाते थे, और प्रॉब्लम ट्रबल शूट नहीं होगी तो क्या नहीं होगी? रेक्टिफाई. बात चीजें क्लियर है? सो दीज आर द टू बिगेस्ट प्रॉब्लम जिसकी वजह से हम आज ओएसआई मॉडल पढ़ रहे हैं.
अब हम लोग बोलते हैं ना, जब जब पाप बढ़ते हैं तब तब मसीहा पैदा होते हैं, हाँ है ना। तो उस टाइम इतने पाप बढ़ चुके थे, प्रॉब्लम थी। तो दो मसीहा, तो एक मसीहा, वो मसीहा था क्या, आईएसओ। आईएसओ ने बोला, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, उसने बोला कि अब जितने भी डिवाइसेस मैन्युफैक्चर होंगे, दोज डिवाइसेस विल बी बेस्ड ऑन ओएसआई। तो अगर अब सारे डिवाइसेस का मोड ऑफ कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म में सेम कर दूं, तो चाहे वो डेल का डिवाइस हो या सैमसंग का डिवाइस हो, आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे, हाँ या ना। इसके अलावा अब क्योंकि जब मैं ओएसआई मॉडल पढ़ लेता हूं तो मुझे पता चलता है कि दो डिवाइसेस एक्चुअली में कम्युनिकेट करते कैसे हैं। तो अगर कभी प्रॉब्लम आती है तो मेरी वो अंडरस्टैंडिंग है, आई कैन ट्रबल शूट द प्रॉब्लम्स, एंड इफ आई कैन ट्रबल शूट द प्रॉब्लम आई कैन रेक्टिफाई देम, फाइन। और बात बता रहा हूं, जो प्रॉब्लम को ट्रबल शूट करता है वो उतने बड़े नेटवर्क इंजीनियर है। आप याद रखना, इंडस्ट्रीज में जब आप लोग जाओगे जॉब करने के लिए, तो नेटवर्क तो ऑलरेडी वहां पे बन चुके हैं, वो वेट थोड़ी कर रहे हैं कि तुम सीसी ने करके आओगे, एनपी करके आओगे, तुमसे नेटवर्क डिप्लॉय करेंगे ना। तुम्हारे से पहले सीसी ने करके जा चुके हैं, नेटवर्क डिप्लॉय हो चुके हैं, तुम्हें क्या करना है, मेंटेन। अब मेंटेन कैसे होता है, नेटवर्क में कुछ इशू आ गया, फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनना, नेटवर्क में क्या आ गया, इशू। अब इशू को तो तुम ढूंढोगे ना, कैसे आया इशू, आया ना। ढूंढने के लिए तुम्हारी होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारे कॉन्सेप्ट होने चाहिए क्लियर, तुम्हें पता होना चाहिए अगर राउटर ये मैसेज दे रहा है तो ये मैसेज इस वजह से आता है, वो होती है ट्रबल शूटिंग। और जो जितना बढ़िया ट्रबल शूटिंग कर सकता है वो उतनी बढ़िया नेटवर्क इंजीनियर है, और वही सीसीआई क्लियर करता है, सिर्फ वही करता है। क्योंकि आपको बताता हूँ, सीसीआई में होते हैं 3 पार्ट, कॉन्फ़िगरेशन, ट्रबल शूटिंग और डायग्नोस्टिक। सारे बच्चे फेल पता है किसमें होता है, ट्रबल शूटिंग। अब ट्रबल शूटिंग आएगी कहां से, ये भी बता दूं, तुम लोगों को अभी मैं धीरे धीरे प्रैक्टिकल कराऊंगा, तुम लोग करोगे भी नहीं, मुझे पता है। जो जितनी प्रैक्टिकल करता है उसके इतने इशू आते हैं उसके प्रैक्टिकल में, भाई इशू तो आएंगे, प्रैक्टिकल करोगे तो तब बनती है तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग, फाइन। तो जितने ज्यादा प्रैक्टिकल करोगे उतने ज्यादा तुम इश्यूज देखोगे। रियल डिवाइसेस पे करोगे तो बिल्कुल अलग इशू आएंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर पे इतने इशू नहीं आते। सॉफ्टवेयर में इशू सिर्फ उतने आएंगे जो आपने गलत कॉन्फ़िगरेशन करी है, लेकिन सही कॉन्फ़िगरेशन पे भी रियल डिवाइस में इशू आते हुए तुम्हें मिल जाएंगे, फाइन। क्योंकि हार्डवेयर इशू भी तो होते हैं, आया ना, यहाँ पे कोई हार्डवेयर इशू कभी आएगा ही नहीं। तो सबको पता चल गया हम लोग ओएसआई मॉडल क्यों पढ़ रहे हैं, फाइन। हम ओएसआई मॉडल इसलिए पढ़ रहे हैं, बता देता हूं। आफ्टर ओएसआई मॉडल, जब ओएसआई मॉडल आ गया उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद हुआ ये कि अब डिफरेंट वेंडर्स के डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग, इट एक्ट्स एज अ टीचिंग टूल, मतलब इसको पढ़ने के बाद लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाती है हाउ द डिवाइसेस ऑन नेटवर्क्स कम्युनिकेट, फाइन। चले आगे। अब ओएसआई मॉडल में हमारे पास कितने लेयर है टोटल, 7 लेयर का एक लॉजिकल मॉडल है। लॉजिकल मॉडल का मतलब समझते हो आप लोग क्या, हाँ, नो, लॉजिकल का मतलब होता है जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, ठीक है। अब तुम मुझसे कहो ना सर मेरे को अपने लैपटॉप का ओएसआई मॉडल दिखाना, मैं नहीं दिखा सकता भाई, दैट इज इनटू लॉजिक्स, फाइन। अब 2 + 2 4 होता है, ये लॉजिक है, ठीक है। ये 2 और 2 की कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस थोड़ी है कहीं पे, ठीक है। तो 7 लेयर का एक लॉजिकल मॉडल है, तो आप किसी डिवाइस पे आपको कोई दिखा नहीं सकता, इट इज इन लॉजिक्स, फाइन। जिसके बेसिस पे हमने एक आइडिया है, जिसे हम कहते हैं ना एक आइडिया है बस। तो आपकी जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है वही होती है हमारी 7th लेयर, और उसका नाम है हमारा एप्लीकेशन लेयर। अगली हमारी लेयर है, उसके बाद है हमारी सेशन। 4th पे हमारी कौन सी है, ट्रांसपोर्ट। 3rd पे हमारी कौन सी है, नेटवर्क। 2nd पे डेटा लिंक। 1st पे फिजिकल। क्या हुआ दोस्त, दर्द हो रहा है क्या हाथों में, जिम कर लिए। और एक बात बताओ, तुम कल रात को पढ़ रहे थे क्या एनबी में, कितने बजे, 10 बजे, 4 बजे तक पढ़े थे सुबह, नहीं 10 बजे तो थे ना, कल रात को 10 बजे एनबी में थे, किसकी वीडियो देख रहे थे, हाँ EIGRP पढ़ रहे थे ना, OSPF नहीं EIGRP था वो तो, किसकी वीडियो देख रहे थे, चलो ठीक है। और वीडियो कॉल भी कर रहे थे, कौन थी वो, अरे गलत बोल रहा हूँ क्या, कर रहे थे ना, लड़का शर्मा गया हमारा।
पता है भाई क्या कर रहा था, बताता हूँ, एक सेकेंड रुकना। अब यार इसको ना याद करने के कुछ तरीके, तो भाई तुम्हारी बुक्स क्या कहती है? प्लीज डू नॉट थ्रो टेक, अरे तुम कुछ भी लो, प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज्जा अवे। फाइन, ये तुम्हारी बुक कहती है, ऐसे याद कर लो। और हम तो बिगड़े हुए लड़के हैं, ठीक है, रुक जाओ, शरीफ लोगों की तरह याद करते हैं, ठीक है। शरीफ लोग क्या कहते हैं? मैं भी भूल गया यार, बिगड़े हुए का तो याद रहता है मुझे। हाँ, आज फिर से तू ने दारू पी, ठीक है, ये तो मुझे याद है यार। शरीफों वाला भूल जाता हूँ मैं अभी। किसी को याद है शरीफों वाला? हाँ, एक और है यार बिगड़े वालों का, तो जो अंग्रेज होते हैं ना उनके लिए, प्लीज डू नॉट टीज सेक्सी पैमिला एंडरसन, ठीक है। याद करने के तरीके, तुम्हारी जैसी सोच वैसे याद कर लो। चले आगे, देखो लिख भी रहे हैं। इसको भी लिखने की जरूरत है, नाइस। बड़ी फैंटेसी वाले थे तुम लोग तो मतलब। तो हमारी जो टॉप मोस्ट लेयर है वो है एप्लीकेशन। आओ भाई, तो 3-4 पॉइंट लिखूंगा, एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो यार, एप्लीकेशन लेयर एक्ट्स एज ए मीडियम बिटवीन यूजर एंड द एक्चुअल एप्लीकेशन, ठीक है। बस ये पॉइंट था इसमें। देखो यार, मैंने क्या लिखा कि एप्लीकेशन लेयर क्या काम कर रही है? एक मीडियम का काम कर रही है बिटवीन यूजर एंड एक्चुअल एप्लीकेशन। अब ध्यान से सुनना, इस पॉइंट का मेरा मतलब क्या है। आप लोगों के फोन में या आप लोगों के पीसीज पे कुछ ना कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल है, हाँ या ना? ठीक है। मेरा सवाल ये है, हु डिसाइड्स whether an application require internet to run? भाई ये कौन डिसाइड करता है इस एप्लीकेशन को चलाने के लिए आपको इंटरनेट चाहिए? जैसे कि पबजी, अरे एप्लीकेशन ही तो है, वो गेम ही तो है। गूगल क्रोम, क्या गूगल क्रोम का कोई यूज है अगर इंटरनेट कनेक्शन ना हो? वहां पर डायनासोर वाला गेम थोड़ी खेलोगे, आया ना? तो ये चीज डिसाइड कौन करता है कि एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को चलने के लिए इंटरनेट चाहिए या नहीं? एप्लीकेशन लेयर। फाइन, नेक्स्ट है। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा कि हु गिव्स द इंफॉर्मेशन टू यूजर अबाउट दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन। मतलब एक एप्लीकेशन को अगर अपनी बात बतानी होती है यूजर को, तो वो कौन बताता है? एप्लीकेशन लेयर बताती है। अब कैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो यार, आप लोगों के सिस्टम में ना अभी इंटरनेट कनेक्शन है ही नहीं, और आप लोग क्या यूज कर रहे हो? कोई भी एक एप्लीकेशन यूज कर रहे हो XYZ। फाइन, मैं कहता हूं जैसे ही आप लोगों को इंटरनेट कनेक्शन मिलता है, तो कई बार आपको ने देखा होगा, आप लोगों को यहाँ पे कुछ पॉपअप नोटिफिकेशन आती हैं, और पॉपअप नोटिफिकेशन कुछ ऐसा कह रही होती हैं, अपडेट योर एंटीवायरस, अपडेट योर एडोब रीडर। अबे आता है कि नहीं आता? तो वो इंफॉर्मेशन कौन देता है? एप्लीकेशन लेयर देती है, दैट दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन नीड्स टू बी अपडेटेड, ये आउटडेट हो चुकी है, इसको अपडेट कर लो। अब वो आपके पास नोटिफिकेशन कब आती है? आप अपने फोन पे भी चेक कर लेना, जब तक आपका फोन इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होता तब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी। जैसे आप इंटरनेट से कनेक्ट करोगे, सीधा नोटिफिकेशन आता है, अपडेट दिस मच नंबर ऑफ एप्लीकेशन। आता है कि नहीं आता? तो मतलब एप्लीकेशन लेयर अपने यूजर को कह रही होती है कि बॉस यू हैव अ नेटवर्क कनेक्शन, प्लीज मेक यूज ऑफ इट, आपकी एक एप्लीकेशन आउटडेटेड है, इनको अपडेट कर लो। बात समझ में आई? हाँ, ठीक है। और चीज, तो मतलब एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन एक यूजर को बतानी होती है, तो वो कौन बताता है? एप्लीकेशन लेयर बताती है। क्लियर है?
सॉरी। नेक्स्ट थिंग यार, देखो मैं कहता हूं कि मैंने अपने सिस्टम पे गूगल क्रोम ओपन किया, फाइन। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आप मुझे बताओ, आप हमेशा ऐसे लिखते हो ना facebook.com, हाँ है ना, या ज्यादा से ज्यादा ऐसे लिख देते होगे www.facebook.com, हाँ है ना, उसके आगे अपना HTTPS लिखा आ जाता है। सबने देखी होगी ये चीजें, तो इंटरनेट सब यूज कर रहे हैं। अब ध्यान से बात सुनना, होता क्या है यार, अरे रुक जा, वेट कर लो यार जरा एक मिनट। देखो यार, हर एक लेयर पे ना कुछ होते हैं प्रोटोकॉल्स, हर एक लेयर पे होते हैं कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स की टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? सेट ऑफ रूल्स। अब ध्यान से सुनना है, मेरा यहाँ पे मतलब क्या है सेट ऑफ रूल। मैं कह रहा हूँ हर एक एप्लीकेशन, हर एक लेयर पे कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल होता है। वो प्रोटोकॉल ये डिफाइन करता है कि कम्युनिकेशन होगा कैसे। जैसे कि आप और मैं डिवाइसेस है, या ह्यूमंस, वी आर फॉलोइंग सम प्रोटोकॉल्स व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। लाइक आई कैन नॉट से टू वर्ड में यूज नहीं कर सकता। आई कैन नॉट यूज अब्यूजिव वर्ड्स व्हाइल डिलीवरिंग सेशंस टू यू, हाँ और ना। तो ये प्रोटोकॉल्स हुए, ये रूल्स हुए जब दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करते वक्त फॉलो कर रहे हैं। इसी तरीके से जब दो एप्लीकेशंस, दो मशीन्स आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, दे हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स व्हाइल कम्युनिकेटिंग व्हिच आर नोन एज प्रोटोकॉल्स। सबको क्लियर है ये चीज? ठीक है, देखो हर एक लेयर पे कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, हम कौन सी पढ़ रहे हैं? एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर पे कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे कि हमारा HTTPS, एक प्रोटोकॉल हमारा होता है HTTP, एक प्रोटोकॉल हमारा होता है FTP, एक प्रोटोकॉल हमारा होता है DNS। ठीक है, ये सारे वो प्रोटोकॉल हैं जो आप बहुत ज्यादा यूज करते हो। ठीक है, देखो जरा, एक प्रोटोकॉल है DHCP। अब मैं बताता हूँ इन प्रोटोकॉल्स का काम क्या क्या है, ध्यान से सुनना है यार आप लोग। देखो HTTPS स्टैंड्स फॉर हाइपर, HYP है वो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे सिक्योर, ये हो गया क्या? HTTP। इसकी फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे कुछ नहीं है। FTP क्या हो गया? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे क्या हो गया? DNS, सर्वर की सर्विस। DHCP, अरे बस कट जाओ, मुझे रिप्लेस मत करो। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अब सुनना जरा, मतलब यार सुनो यार, आप लोगों को पता है ना, जब भी आप लोग गूगल पे कुछ भी वेबसाइट सर्च करते हो, आप लिखते हो www.facebook.com और उसके आगे /HTTPS अपने आप लिखा आ जाता है, हाँ या ना? आप लोगों ने कभी नहीं लिखा होगा, आई कैन बेट अबाउट दिस थिंग। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना, आपकी एप्लीकेशन को पता है कि यार HTTPS प्रोटोकॉल इज यूज फॉर वेब सर्फिंग। वेब सर्फिंग का मतलब क्या होता है? जब भी आपको इंटरनेट यूज करना है, इंटरनेट पे चीजें देखनी है, तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? HTTPS। अब आपने अपनी एप्लीकेशन कौन सी? गूगल क्रोम, उस पे आपने लिखा www.facebook.com। अब एप्लीकेशन लेयर को पता चला कि आपका यूजर कहां जाना चाहता है? इंटरनेट पे। इंटरनेट पे जाने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा? HTTPS, वेब सर्फिंग। क्या आप बताते हो ये चीज? अपने आप आता है लिखा हुआ? तो इसका मतलब ये चीज कौन बताता है? एप्लीकेशन लेयर बताती है कि इस एप्लीकेशन से कम्युनिकेशन करने के लिए यू हैव टू यूज HTTPS। सबको ये चीज क्लियर हो गई? आप तो वो काम नहीं करते ना। चलो अगली चीज देखो, HTTP और HTTPS में कोई डिफरेंस नहीं है। इट जस्ट अबाउट कि कुछ वेबसाइट सिक्योर होती है, कुछ इनसिक्योर होती है। ठीक है, जैसे कि फेसबुक हो गई, यूट्यूब हो गई, या नेटवर्क बुल्स की वेबसाइट हो गई, ये क्या है? सिक्योर। ठीक है, और जब आपका जैसे जो छोटी छोटी कंपनियां, वो भी तो अपनी वेबसाइट बनाती हैं। अब यार सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करोगे तो खर्चे भी तो होंगे, आया ना? तो यार वो लोग यूज करते हैं वेब सर्फिंग के लिए HTTP, मतलब HTTP इनसिक्योर है। इज इट क्लियर?
काम तो वेब सर्फिंग का ही है। उसके बाद FTP प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप लोग एक बात बताओ, आप लोग कभी इंटरनेट पे जाते हो और लिखा आता है डाउनलोड लिंक, ठीक है, 1.4 GB HD में एक फाइल है, आप क्या करते हो, डाउनलोड पे क्लिक करते हो और डाउनलोड होना चालू हो जाता है। आप अपने डिवाइस को बताते हो कि भाई तो FTP प्रोटोकॉल यूज करियो। जब भी आपको डाउनलोड करते हो तो आपका FTP प्रोटोकॉल यूज होता है। तो आपने कभी ये चीज बताई, आपकी मशीन, आपकी वो एप्लीकेशन अपने आप वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है? दैट्स इट। तो ये सारा काम अपने आप हो रहा है जो कि तुम नहीं बताते। तो ये सारा काम कौन कर रहा है? एप्लीकेशन लेयर। तो एक एप्लीकेशन से रिलेटेड जितना भी काम होना होगा, कौन से प्रोटोकॉल यूज होंगे, क्या होगा, वो सारा के सारा काम कर रहा होगा एप्लीकेशन लेयर। और उसकी इंफॉर्मेशन को कौन बताता है? एप्लीकेशन लेयर ही बताती है यूजर को। क्लियर है ना? नेक्स्ट थिंग, अगला क्या है? डोमेन नेम सर्विस। देखो आप लोग सर्वर बोलते हो ना, सर्वर बोलना थोड़ा सा गलत हो जाता है। जो लोग सर्वर बोलते हैं, सर्वर नहीं है यार, ये सर्विस है, ठीक है। DNS एक एक्चुअल में सर्विस है और उसमें डिवाइस होते हैं सर्वर और क्लाइंट। फाइन। देखो अब DNS किस लिए यूज होती है, ध्यान से सुनना यार। किस किस को पता है कैसे कैसे यूज होती है? किस किस को पता है, जल्दी बताओ। पता है किसी को DNS के बारे में? अरे बेसिक पता है, बताओ, हाईलाइट करो। यार सुनो, एग्जैक्टली, यू आर जीनियस। बात सुनो यार, आप लोगों को अब तक क्या बताया हुआ है? जब भी एक डिवाइस दूसरे डिवाइस पे ट्रैफिक भेजेगा, सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन लगेगा। अगर आप किसी वेबसाइट पे डेटा भेज रहे हो या वेबसाइट से डेटा मंगवा रहे हो, फेसबुक क्या है? वेबसाइट। उससे क्या मंगवा रहे हो? डेटा, कि भाई मेरी प्रोफाइल खुल जाए, हाँ या ना? तो सोर्स IP डेस्टिनेशन IP लगेगा, सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक लगेगा। बस इतना याद रखना, ये जितनी भी वेबसाइट होती है, जैसे facebook.com है, तो facebook.com जो है ना, इसको हम बोलते हैं डोमेन नेम। क्या बोलते हैं? डोमेन नेम। लेकिन facebook.com का अपना एक IP एड्रेस होगा। मैं मान के चलूं IP एड्रेस है 65.1.1.1, हाँ या ना? इसी तरीके से मान लो मेरे पास है एक youtube.com। youtube.com का जो डोमेन, ये तो क्या हो गया? डोमेन नेम। लेकिन उसकी IP क्या हो गई यूट्यूब की? वो मैं मान के चलता हूँ 75.1.1.1। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब आपके सिस्टम की IP मान लेता हूँ 10.0.0.1। इज इट क्लियर? अब आप लोगों ने अपने सिस्टम पे गूगल क्रोम ओपन किया, ठीक है। अब ये है DNS सर्वर, ठीक है, ध्यान से सुनना। और ये आपका PC, तो PC यहाँ पे क्या एक्ट करेगा? एज क्लाइंट। सुनना क्यों? आपने अपने सिस्टम पे गूगल क्रोम ओपन किया, गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने तो बस आंख बंद करके लिख दिया facebook.com। तो जब आपका सिस्टम एक पैकेट जनरेट करेगा कि facebook.com का डेटा चाहिए, रिक्वेस्ट करेगा, सोर्स IP लगाएगा अपनी, हाँ या ना? क्या उसको डेस्टिनेशन IP पता है? नहीं पता ना? अब आपका सिस्टम अपने आप एक मैसेज जनरेट करेगा, उस मैसेज को बोलते हैं हम DNS रिक्वेस्ट। क्या करेगा? और DNS रिक्वेस्ट में आपका सिस्टम रिक्वेस्ट करता है DNS सर्वर से। क्या पूछेगा? यार भाई मेरे को facebook.com का IP एड्रेस बता दो क्या है। और जो सर्वर होगा वो रिप्लाई कर देगा, DNS रिप्लाई मैसेज भेजेगा और रिप्लाई में बोल देगा भाई सुन, facebook.com का IP एड्रेस है 65.1.1.1 और उसके बाद डेस्टिनेशन IP 65.1, तब जाके आपका ट्रैफिक इंटरनेट पे जाएगा। बात समझ में आई? अब तुम कहोगे सर ये DNS सर्वर होता क्या है? आपने अगर जिससे इंटरनेट कनेक्शन ले रखा होता है वो उसने DNS सर्वर वगैरह डिप्लॉय कर रखे होते हैं। एयरटेल है, रिलायंस है, सबने सबके पास DNS सर्वर है अपने अपने, ठीक है। जो भी एक वेबसाइट चलाता है वो DNS होस्टिंग करता है। क्लियर है चीजें? अरे बोलो पक्का? अब ये काम तुमने कभी करा था? तुम बोलते हो कि जरा DNS रिक्वेस्ट जाए और रिप्लाई जाए, आपकी एप्लीकेशन लेयर ने खुद डिसाइड करा कि मुझे ये काम करना है, क्योंकि अगर मेरे PC को इंटरनेट सर्व करना है, उस वेबसाइट पे जाना है, तो पहले मुझे क्या चाहिए? उसकी डेस्टिनेशन IP। मैंने खुद से क्या भेज दी? डेस्टिनेशन DNS रिक्वेस्ट, DNS रिप्लाई आया, डेस्टिनेशन IP पता चली, वेबसाइट की IP, तब जाके मेरा ट्रैफिक जाएगा। बात समझ में आई? तुमने कुछ काम नहीं किया था, सारे काम किसने किया था? एप्लीकेशन लेयर ने। और एप्लीकेशन लेयर पे टेक्निकली काम कौन करते हैं? प्रोग्रामर्स। तुम्हारा कोई काम नहीं है इस पे, तुम आगे पूरी जिंदगी लगाते रहना, तुम्हारा कोई काम नहीं होगा। तुम्हारा एक्चुअल में काम स्टार्ट होता है लेयर 4 से। ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क लिंक, डेटा, फिजिकल, ये 4 लेयर तुम्हारी है जिनका पता होना चाहिए तुम्हें ठोक के। बाकी ऊपर की 3 लेयर पे क्या चलता है तुम्हें ना भी पता हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक चीजें क्लियर? बढ़िया। एप्लीकेशन लेयर भी मैंने कर दिया खत्म। अब आपकी अगली लेयर कौन सी हो गई? प्रेजेंटेशन लेयर। मुबारक हो। प्रेजेंटेशन लेयर एज द नेम सेज, प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है? टू रिप्रेजेंट द डेटा।
टू यूजर, मतलब एक यूजर को डेटा कैसे दिखाना है वो काम कौन करता है? प्रेजेंटेशन लेयर। फाइन। अब एक बात समझना, जब आप लोगों के पास व्हाट्सएप पे कभी वीडियो आती है तो वीडियो आपकी जनरली कौन से फॉर्मेट में चलती है? MP4, AVI, 3GP? हाँ, क्या हुआ? 3GP नहीं होता? तो क्या नहीं, तुम्हें 3GP नहीं पसंद? तुम मत देखो, हमें पसंद है। वो छोटे छोटे हमें 3GP में ही बनते थे। हाँ, हम मट्टी से जुड़े हुए लोग हैं भाई। जमीन से उठ के आए हम लोग, ठीक है। देखो प्रेजेंटेशन लेयर पे ना अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। जैसे कि वीडियो है, वीडियो का क्या क्या फॉर्मेट होते हैं बताओ? MP4, 3GP, हाँ, AVI, MKV, बहुत सारे फॉर्मेट है। अच्छा, म्यूजिक का भी तो फॉर्मेट होता है, वॉइस का क्या है? MP3, ऑडियो हो गया वो। इमेजेस के क्या क्या है? और PNG और GIF, ठीक है। टेक्स्ट का क्या क्या है? नहीं, टेक्स्ट अस्काई फॉर्मेट। अस्काई फॉर्मेट सुना है? अरे जो आपको मशीन आपको दिखाती है अस्काई, जो आप ABCD लिखते हो ना 1 2 3, ये अस्काई फॉर्मेट है। फाइन। अब जब भी आपके पास, जैसे आप एक बार सुनना, आप अपने कीबोर्ड से आप फेसबुक यूज कर रहे हो, फेसबुक पे आपने देखा एक लड़की ऑनलाइन है, आपकी फ्रेंड, कभी क्लासमेट हुआ करती थी, आपकी आपकी क्रश है वो, आपने उसे देखा ऑनलाइन। हम लड़की का नाम अज्यूम करके चलते हैं, लड़की का नाम है सुजाता, ठीक है। अब आपने उसको मैसेज किया है, आपने कीबोर्ड से लिखा था है, हाँ या ना? अब एक बात बताओ, आपको यहाँ पे जो आउटपुट दिखेगा वो भी तो टेक्स्ट में ही दिखेगा। क्या वहां पे वॉइस में जाएगा है? क्या वीडियो के फॉर्मेट में? तो जिस फॉर्मेट में यूजर ने ट्रैफिक को इनपुट करा है उसी फॉर्मेट में दूसरे यूजर को ट्रैफिक दिखाया जाएगा। ये काम कौन डिसाइड करता है? प्रेजेंटेशन लेयर की, जो मेरे पास ट्रैफिक आया है वो कौन से फॉर्मेट में अपने यूजर को दिखाना है। क्लियर है सबको? हेलो, हाँ सर, बैच चल रहा है। क्या हुआ बताओ? अब मैंने फोन को दिखाना है, वो काम कौन करेगी? ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर। फाइन, कहाँ गई वो? ये रही। अब प्रेजेंटेशन लेयर पे ना एक काम और होगा, कंप्रेशन एंड डीकंप्रेशन। ये काम भी कहाँ पे होगा? प्रेजेंटेशन लेयर पे। अब कंप्रेशन डीकंप्रेशन आप लोग समझते हो? कंप्रेशन का मतलब क्या? किसी चीज को डिकम्प्रेशन का एक्सट्रैक्ट करना। सुनो यार, आप लोगों को पता है गूगल ड्राइव के बारे में? गूगल ड्राइव ऑनलाइन स्टोरेज फ्री है। कब, कितने जीबी तक? 15 जीबी तक आपको ऑनलाइन स्टोरेज फ्री में मिलती है। कुछ भी अपलोड कर लो, हाँ या ना? अपनी कुछ यादें हो पुरानी तो अपलोड कर लो। लेकिन 15 जीबी के बाद आपको क्या करना पड़ता है? पे। शायद 100 जीबी का 1000 रुपए लेते हैं हर महीने का वो लोग, गूगल। तो याद रखना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, अगर कोई भी कंपनी आपका डेटा स्टोर कर रही है फ्री में तो वो सारा का सारा डेटा स्टोर होता है कंप्रेस फॉर्मेट में। किसमें? कंप्रेस में। अब सुनो, तुम्हारी यूट्यूब, तुम फेसबुक की बात करते हैं, तुम अपने फेसबुक पे तुम्हारी प्रोफाइल है, कम से कम 10 फोटो तो होंगी, कम से कम दुनिया भर की चैटें होंगी एंजल प्रिया के साथ, तुम्हें जिसमें तुम्हारा कटा होगा कईयों में, तुम्हारे सॉन्ग्स भी होंगे कुछ, अरे होंगे कि नहीं? तुम्हारी की सारी प्रोफाइल कहाँ पे स्टोर है? सब हम कहते हैं ना फेसबुक का डेटा सेंटर है, फेसबुक के डेटा सेंटर में स्टोर है सारी की, जैसे पेन ड्राइव होती है वैसे डेटा सेंटर है भाई, वहां पे सारी चीजें स्टोर है, हाँ या ना? अब क्या तुम फेसबुक तुमसे कुछ चार्ज लेता है क्या? फ्री में हो रही है चीजें, तो जो भी फ्री में हो रहा है वो कैसा होगा? कंप्रेस। आप 2 MB की, आप एक 2 MB की फोटो अपलोड करके देख लो, उसे डाउनलोड करके देखना, साइज कुछ और ही होगा। क्यों? क्योंकि आपकी इमेज, आपका डेटा कंप्रेस फॉर्मेट में स्टोर कर रहे हैं वो। बात समझ में आई? इवन फॉर एन एग्जांपल, व्हाट्सएप पे आप अपनी एक फोटो भेजना, 1.5 MB की फोटो होगी, वहां पे जाते जाते उड़ेगी 357 KB, हाँ या ना? ये तो सबने एक्सपीरियंस करा होगा। अब फ्री में डेटा फॉरवर्डिंग हो रही है आपकी, सुनो ध्यान से। एक्चुअल में आप व्हाट्सएप तो आपसे कुछ चार्ज नहीं ले रहा, आपको इंटरनेट कनेक्शन का चार्ज दे कौन रहा है? आप एयरटेल ले रहा है आपसे, रिलायंस दे रहा है आपको, हाँ या ना? अब सुनो, तो जब आपका डेटा कंप्रेस फॉर्मेट में जा रहा है उससे फायदे क्या है? पहला फायदा कि अगर मेरे पास 10 MB का लिंक है तो मतलब एक, देखो अगर स्पीड हम कहते हैं ना 10 Mbps, तो इसका मतलब 1 सेकंड में 10 MB ट्रैफिक जाएगा। अब अगर मान लो एक ही फोटो 10 MB की है तो एक बार में एक ही यूजर का ट्रैफिक जा रहा है कि नहीं?
अगर मैं फोटो का साइज कर दूं 500 kbps, तो कितनी हो गई? 20 फोटो। 20 फोटो एक साथ चली जाएंगी, तो कंप्रेस फॉर्मेट में मैं मल्टीपल यूजर का एक साथ ट्रैफिक फॉरवर्ड कर सकता हूं या नहीं? हाँ है ना? तो उससे मेरे डेटा की, मेरे लिंक की ज्यादा यूजेज हो रही है, मल्टीपल यूजर का ट्रैफिक फॉरवर्ड हो रहा है। हाँ है ना भाई? तो कंप्रेशन के फायदे हैं कि नहीं अपने, लेकिन क्वालिटी भी तो डिग्रेड होती है। हाँ है ना? तो कंप्रेशन और डिकम्प्रेशन जैसी चीज एग्जिस्ट करती है, जो कौन करता है? प्रेजेंटेशन लेयर। सही है भाई? यूट्यूब का एग्जांपल ले सकते हो आप लोग। यूट्यूब पे होता है ना 360, 180, 144, है ना? डेटा आपका कंप्रेस होता है। अब जब आप उसको 360 करते हो, तो बेसिकली आप ये बोलते हो कि यार आप जो आपकी जो पिक्सल, जो वीडियो की क्वालिटी है वो 360 पिक्सल से बड़ी नहीं होनी चाहिए। हाँ या ना? तो जब भी आपके पास डेटा की रिक्वेस्ट जाती है, ठीक है, डेटा आता है, तो आपका सिस्टम क्या करने लगता है? आपकी प्रेजेंटेशन लेयर उसको कंप्रेस करने लगती है। कंप्रेस होगा तो क्या होगा? आपका डेटा कम यूसेज होगा। हाँ है ना? 144 पे एक बार यूट्यूब पे वीडियो चला के देख लो, 720 पे डेटा यूसेज ज्यादा होता है या नहीं? बस फिर फायदे नुकसान है या नहीं? ये सारा काम प्रेजेंटेशन लेयर कर रही है। एंड ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर, बात खत्म, पैसा आ जाओ। अगली चीज सेसोन लेयर। कौन सी? अब यहां से चीजें समझना चालू कर लेना, यहां से सारी समझने वाली चीजें। अब तक तुमने सुना ना सुना है तुम्हारे ऊपर थी, अब सुन लेना भाई। देखो यार, सेशन लेयर का काम क्या है? सेशन लेयर मेंटेन्स, डिलीट एंड क्रिएट सेसोन। सेसोन को हम लोग बोल सकते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है? देखो यार, देखो लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए वीडियो बनती है, पढ़ लो। आप मुझे एक बात बताओ यार, मैंने इतनी देर से, मैंने पेंट की कितनी स्लाइड खुल रखी हैं? मैंने इतनी देर से इस स्लाइड पे लिख रहा हूं, बाकी 3 स्लाइड पे कोई फर्क पड़ा क्या? मेंटेन एज इट इज है। हाँ या ना? अच्छा, रुको यार। जैसे हम लोग मान लो मैंने मोजिला फायरफॉक्स खोला, बड़े ध्यान से सुन लेना चीजें। मैंने यहाँ पे सर्च करा gmail.com। फाइन, मैंने क्या सर्च करा? तो इसका मतलब मैंने अपने सिस्टम को बोला कि एक सेशन क्रिएट कर दो, मतलब एक कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टेब्लिश हो चुका है। क्लियर? अरे बताओ, क्लियर है? इसी तरीके से मैं अपने दूसरी टैब खोलता हूं और दूसरी टैब से मैं ओपन करता हूं कोई और वेबसाइट, तो इसका मतलब अब मेरे सिस्टम से कितने सेशन चल रहे हैं? 2। मतलब 2 कम्युनिकेशन प्रोसेस चल रहे हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी थी कि सेशन को क्रिएट करने का काम, अरे यार सेशन को क्रिएट करने का काम कौन कर रहा है? सेशन लेयर। भाई क्लियर है? अब एक बात बताओ, हमने तो मोजिला फायरफॉक्स को यूज ही नहीं कर रहे, मिनिमाइज कर रखा है मैंने। ठीक है, वापस इस पे आ गया, वापस मोजिला फायरफॉक्स खोलूं। अगर ये वेबसाइट यहाँ पे ओपन हुई होती, जीमेल वाली मेरी वेबसाइट ओपन हुई होती, तो क्या इस पे डेटा पे कोई फर्क पड़ता? आपसे 2 घंटे बाद भी वो एज इट इज दिखा रहा होता ना मेरे को। हाँ है ना? तो मतलब सेशन को मेंटेन करने का भी काम कौन कर रहा है? सेशन लेयर। अब मैंने इस टैब को बंद करा, तो मैंने बेसिकली क्या बोला कि मुझे अब उस पर्टिकुलर वेबसाइट का डेटा नहीं चाहिए, तो उस सेशन को बंद करने का काम किसने करा? सबको ये चीज क्लियर? फाइन। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। सर आपकी एज क्या है? जवानी हो यार, मुझे लगा था थोड़े बुजुर्ग हो गए तो आपका एग्जांपल में लेंगे, बट लेट अस कंसीडर समवन। बोंगाली दादा को ले लें, है भी नहीं वो क्लास में, मिस करते उन्हें। ये बोंगाली दादा है, ये हमारा 45 एज का है। ठीक है? अब से 10 साल पहले, आज तो क्या चल रहा है 2020, अब से 10 साल और 15 साल पहले शायद आप लोगों को पता होगा व्हाट्सएप वगैरह नहीं होते थे, और जब कपल रिलेशनशिप में होते थे ना, तो वो 2 चीजें बहुत यूज करते थे आपस में कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि फेसबुक वगैरह तो थे ही नहीं उतने। एक होता था आप लोगों का याहू मैसेंजर, याद है आप लोगों को? बड़ा यूज होता था। मैं भी ये सोचता था यार बात किससे करते हैं। एक दो बार साइबर कैफे जाते होते उस टाइम पे, अरे हाँ है ना, तुम लोग भी गए हो साइबर कैफे में? डोर्स बंद हो जाते थे, पढ़ रहे होते, बंद कर रहे होते थे चैट। मैं सोचता था चैट किससे कर रहे हैं। मेरे को लगता था ऐसी रैंडमली बात हो जाती होगी। भाई ने भी, मतलब मैंने क्या करा, ले लिया 15 रुपीज का उस टाइम पे था, 10 रुपए का 1 घंटा, एंट्री कर ली, याहू मैसेंजर पे आईडी बना ली। मैं कहा अब मैं सोचूं बात किससे करूं, और लड़कियां ढूंढूं कहां से।
तो इसी तरीके से, अब भाई मेरा कैरेक्टर जन मत करने लगना तुम लोग, ठीक है। इसी तरीके से एक और है, मैं मान लेता हूँ फेसबुक मैसेंजर, फाइन। अब मान लो ये बंगाली दादा अपनी एक गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं जिसका नाम है सुषमा, याहू मैसेंजर पे, फाइन। इसी तरीके से एक और गर्लफ्रेंड है जिसका नाम हम ले लेते हैं हिमांशी। अब एक बात बताओ, कभी ऐसा होगा कि जो हिमांशी ने मैसेज भेजे हैं वो सुषमा वाली चैट में खुल जाए? कभी ऐसा होगा? या सुषमा जो मैसेज कर रही है वो हिमांशी वाली चैट में खुल जाए? ऐसा कभी होता है? या आप लोग एक तरफ फेसबुक ओपन करके बैठे हो और एक तरफ, या मान लो एक तरफ आप कोई एजुकेशनल वेबसाइट ओपन करके बैठे हो, दूसरी तरफ कोई फन लविंग वेबसाइट ओपन करके बैठे हो, तो जनरली क्या होता है, पेरेंट्स एंटर करते हैं तो हम एजुकेशन वाली वेबसाइट खोल लेते हैं ना सामने, हाँ या ना? होता है। कभी भी ऐसा तुम्हें भरोसा है कि जो दूसरी वेबसाइट पे, फन लविंग वाली वेबसाइट पे जो डेटा आ रहा है, कभी मेरी एजुकेशन वाली पे शो नहीं होगा, हाँ या ना? तुम्हें वो भरोसा, विश्वास है ना? तो इसका मतलब ये चीज पक्का क्लियर है कि कभी भी अगर एक कम्युनिकेशन प्रोसेस का डेटा कभी दूसरे कम्युनिकेशन प्रोसेस में कभी नहीं आता, मतलब एक सेशन का डेटा कभी दूसरे सेशन में आएगा ही नहीं, फाइन। पता नहीं चीज अच्छे से, ये काम कौन करता है? सेशन लेयर। तो सेशन लेयर का काम है दो अलग अलग सेशन के ट्रैफिक को सेपरेट रखना, क्लियर है? और वो काम कैसे होता है देखो, देखो यार, एक चीज होती है पोर्ट नंबर्स, एक चीज होती है पोर्ट नंबर्स। देखो यार, आप लोगों को पता है ना कि आप लोगों के स्कूल में नाम होते थे तो साथ में रोल नंबर होता था, है ना? इट इज इजी टू नेम और नंबर देन ए नेम, फुल नेम। मतलब हम नाम, थोड़ा किसी का नाम सुषमा चक्रवर्ती है तो किसी का नाम प्रशांत लोधी है, और रोल नंबर 21 22, सिंपल है क्या नहीं? तो इसी तरीके से होता क्या है, मैंने आपको बताया ना, हर एक लेयर पे कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो हर एक प्रोटोकॉल का कुछ ना कुछ एक पोर्ट नंबर होता है। तो प्रोटोकॉल क्या हो गया? नाम, और पोर्ट नंबर क्या हो गया? उसका रोल नंबर। अब तो चीजें समझ में आ रही है? ठीक है। जैसे HTTPS प्रोटोकॉल है, उसका पोर्ट नंबर होता है 440। DNS है, उसका पोर्ट नंबर होता है, आप लोगों ने टेलनेट प्रोटोकॉल पढ़ा था अभी, टेलनेट भी एक एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, उसका पोर्ट नंबर होता है। सो दीज पोर्ट नंबर्स आर डिफाइंड, प्री डिफाइंड, आप नहीं डिफाइन कर रहे हो, पहले से ही है। आपके टोटल पोर्ट नंबर होते हैं 0 से लेके 65535 तक, जिसमें से 1 से लेके 1024 पोर्ट नंबर क्या है? रिजर्व। रिजर्व कैसे भाई? जैसे 443 मिल गया HTTPS को, 23 मिल गया टेलनेट को, और बाकी 1025 से लेकर 65535 तक पोर्ट नंबर्स क्या है हमारे? अनरिजर्व। अनरिजर्व का मतलब है आपकी मशीन्स अपने अकॉर्डिंग उनको यूज कर लेती है। क्लियर है भाई चीजें सबको? अब देखो यार, ये कैसे आपका सेशन लेयर डेटा को सेपरेट रखती है। मैं अब मैं फिर एक चीज बता रहा हूं कि मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं, इट इज नॉट द कंप्लीट प्रोसेस, ये कंप्लीट प्रोसेस नहीं है, ठीक है ना? आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि हाँ भाई चीजें ऐसे काम करती हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप ये मान के बैठ जाओ सर एग्जैक्ट प्रोसेस यही है, नहीं, एग्जैक्ट प्रोसेस ये नहीं है, फाइन? अरे बोलो, ठीक है? चलो देखो यार, मैं मान के चलता हूँ ये मेरा पीसी है और मेरे पीसी पे दो टैब खुली हुई हैं, एक टैब मैं खोलना चाहता हूँ फेसबुक की और एक टैब ओपन करना चाहता हूँ यूट्यूब की, फाइन? अब देखते जाओ, मेरे सिस्टम से क्या दो पैकेट जनरेट नहीं होंगे? एक तो फेसबुक की रिक्वेस्ट का और एक youtube.com के डेटा की रिक्वेस्ट का, हाँ या ना? सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी लगेगी, दैट इज नॉट माई कंसर्न, हम छोड़ देते हैं उस चीज को, मैं छोड़ के चल सकता हूँ ना भाई? फेसबुक के सर्वर की आईपी लग जाएगी, यूट्यूब की सर्वर की आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स आईपी क्या लगेगी? मेरी खुद की। अरे फाइन, चलो जिसको नहीं फिर भी समझ में आ रहा तो लो भाई, ये हो गया फेसबुक का सर्वर, ये हो गया। देखो चीजें कैसे चलती हैं, लो यार, ये मेरा पीसी है, मेरा पीसी कनेक्टेड हो गया यहां से, एक डिवाइस बीच में लगा देता हूं ऐसे ही स्विच, यहाँ पे हो गया मेरा फेसबुक सर्वर जिसपे एक्चुअल मेरे फेसबुक चल रही है। इसी तरीके से ये क्या होगा? मेरा यूट्यूब सर्वर जिसपे एक्चुअल मेरी यूट्यूब चल रही है, और ये क्या हो गया? मेरा DNS सर्वर। क्या भाई आपको सबको चीजें क्लियर होती है? फाइन। सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी लगेगी कि नहीं?
दोनों के पैकेट में, लेकिन उससे पहले डीएनएस रिक्वेस्ट जनरेट होगी कि नहीं? डीएनएस रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? डीएनएस सर्वर पे। डीएनएस सर्वर रिप्लाई करेगा, तो मतलब आफ्टर डीएनएस सर्वर हैज रिजॉल्व द आईपी एड्रेस, मतलब डीएनएस सर्वर पहले रिजॉल्व करेगा कि इन डोमेन नेम का आईपी क्या है। तो मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि इस पीसी का आईपी एड्रेस है 10.1, इस पे आईपी मान लेता हूँ 20.1, इस पे मान लेता हूँ 30.1। किसी को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? तो मैंने माना कि भाई सोर्स आईपी होगी 10.1, डेस्टिनेशन आईपी होगी 20.1, जिसके थ्रू फेसबुक चलेगा। यहाँ पे होगी यूट्यूब के लिए 10.1, डेस्टिनेशन आईपी 30.1। अरे क्लियर है चीजें? आप ये मान के चल लो ना, 30.1 फेसबुक की आईपी, यूट्यूब की आईपी, और 20.1 फेसबुक की आईपी। अब भाई साथ के साथ जब भी आपका ट्रैफिक जाता है ना, तो ट्रैफिक पे सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर भी लग के जाते हैं। सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर भी लग के जाते हैं। बात समझ में आई? अब देखो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या लगेगा, ध्यान से सुनना। facebook.com की अगर रिक्वेस्ट जा रही है, फेसबुक पे आप क्या करना चाहते हो? इंटरनेट सर्फिंग, है ना? इंटरनेट सर्फिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? अब एचटीटी मतलब डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल शुड बी एचटीटीपीएस। डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल का मतलब है कि आप सामने वाले डिवाइस को ये बोल रहे हो कि भाई तू जब मेरे को रिप्लाई करे तो एचटीटीपीएस से करियो, तूने एफटीपी से रिप्लाई कर दिया तो फेसबुक का पेज डाउनलोड हो जाएगा, हाँ या ना? तो मैं देर को डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर में क्या लिखना चाहिए? एचटीटीपीएस ना, लेकिन एचटीटीपीएस नहीं लिख के जाता, उसका लिख के जाता है पोर्ट नंबर। तो क्या लिखा जाएगा? अब एक बात बताओ, यूट्यूब भी तो फेसबुक नेट सर्फिंग ही है, तो पोर्ट नंबर क्या यूज होगा? एचटीटीपीएस ही तो लिखा आता है उसके सामने। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? सोर्स पोर्ट नंबर। सोर्स पोर्ट नंबर जो आपके रैंडम पोर्ट नंबर है ना, ये तो रैंडम है ना, अनरिजर्व्ड, इनमें से कोई रैंडमली यूज कर लेगा। मान लो यहाँ पे यूज कर लिया 1030, यहाँ पे यूज कर लिया 10। अरे बताओ क्लियर है? अब ट्रैफिक आपका कहाँ गया? इंटरनेट पे, और इंटरनेट से ही तो ट्रैफिक आएगा। लो यार, मेरा इंटरनेट से ट्रैफिक आ गया मेरे पीसी पे, और ट्रैफिक में क्या देखो अब की बार आ रहा है क्या एक्चुअल में? यूट्यूब का डेटा। उसमें सोर्स आईपी क्या लगी होगी? 30.1, डेस्टिनेशन आईपी 10.1। अब सोर्स पोर्ट नंबर डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर तो वो भी लगा के भेजेगा। सोर्स पोर्ट नंबर क्या लगाएगा? 443, मतलब मैंने आपको एचटीटीपीएस से रिप्लाई करा है, और डेस्टिनेशन में क्या लगाएगा? जो लग के आया था भाई यूट्यूब के लिए, क्या लग के आया था? 1040। इसी तरीके से डेटा किसका आएगा? फेसबुक का। सोर्स आईपी 20.1, डेस्टिनेशन आईपी 10.1, सोर्स पोर्ट नंबर 443, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। सबको ये चीज क्लियर है? अब आपके पीसी पे डेटा आ गया, अब ध्यान से सुनना। जब पीसी ने डेटा को रिसीव करा, सबसे पहले वो डेस्टिनेशन मैक और डेस्टिनेशन आईपी वेरीफाई करेगा। दोनों होगा वेरीफाई, उसी की है पीसी की, फाइन। अब आपका पीसी देखिएगा ट्रैफिक में आया क्या, वो देखता है डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, सोर्स पोर्ट नंबर लग गया है 443, मतलब ये ट्रैफिक किसी ना किसी इंटरनेट सर्फिंग का है, मतलब मेरे किसी ना किसी ब्राउजर का ट्रैफिक है, हाँ है ना? अब गूगल क्रोम खुला हुआ है, दो टैब खुली हुई है, यूट्यूब और फेसबुक। अब आपका सिस्टम कैसे डिफाइन करेगा कि यार ये डेटा यूट्यूब वाली टैब में भेजना है, फेसबुक वाली टैब में? आपका सिस्टम जब रिक्वेस्ट भेजता है ना डेटा की, तो ना साथ के साथ एक एंट्री मेंटेन करता है जिसको हम बोलते हैं पोर्ट नंबर टेबल। क्या मेंटेन करता है? पोर्ट नंबर टेबल। तो आपका सिस्टम पता है एंट्री डाल देगा कि facebook.com की रिक्वेस्ट के लिए ना मैंने पोर्ट नंबर यूज करा था अपना 1030, और यूट्यूब के लिए क्या यूज करा था? 1040, फाइन। अब उसने देखा डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है? 1040। उसने अपनी पोर्ट नंबर टेबल देखी, 1040 किसके लिए यूज करा था? यूट्यूब के लिए। तो ये ट्रैफिक कहाँ जाएगा? यूट्यूब वाली टैब में। दूसरा ट्रैफिक कहाँ जाएगा? फेसबुक वाले। भाई बात समझ में आई? इट इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट, इट इज नॉट द एक्चुअल थिंग। ये आपको मैंने एक एक्चुअल चीज नहीं बताई है। एक्चुअल चीज में सेशन आईडी होती है एक, ठीक है? सेशन आईडी बनती है पोर्ट नंबर प्लस आईपी एड्रेस से, फाइन। तो दिस इज नॉट द एक्चुअल प्रोसेस, एक आइडिया दिया भाई ऐसा होता है, ठीक है ना? तो सेशन लेयर का काम क्या हो गया? सेशन को क्रिएट करना, मेंटेन करना, डिलीट करना। सेशन का काम और क्या है कि अलग अलग ट्रैफिक मेरे पास आ रहा है तो उसको सेपरेट रखने का काम भी सेशन लेयर ही कर रही है। इज इट फाइन? और सेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर मिलके काम करते हैं। क्लियर है? चलो अब ट्रांसपोर्ट लेयर। सो गाइज
ट्रांसपोर्ट लेयर पर लें। देखो भाई, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है? दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ डेटा। मतलब जब भी एंड टू एंड, मतलब जब भी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे डेटा डिलीवरी का काम आ रहा है तो कौन सी लेयर कर रही है? ठीक है। अब हर एक लेयर पे कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। एप्लीकेशन लेयर पे प्रोटोकॉल बताए थे, सेशन पे और प्रेजेंटेशन पे नहीं बताया, तो उनकी बात कोई आपसे करेगा नहीं, उसको बाहर निकाल दो, फाइन। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपके सिर्फ दो ही प्रोटोकॉल होते हैं, एक होता है टीसीपी और एक होता है यूडीपी। मतलब डेटा को फॉरवर्ड करने का काम, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे करने का काम दो ही प्रोटोकॉल करेंगे, या तो टीसीपी या फिर यूडीपी। टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूडीपी स्टैंड्स फॉर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। फाइन भाई। अब देखो यार हमारी जिंदगी में कुछ दोस्त होते हैं, कुछ होते हैं बेस्ट फ्रेंड्स, कुछ होते हैं फ्रेंड्स। वी ऑलवेज ट्रस्ट बेस्ट फ्रेंड्स, बट फ्रेंड्स पे सिर्फ हमारे ट्रस्ट इश्यूज कुछ ना कुछ होते हैं, हाँ या ना? अब ध्यान से सुनना, पहले के समय में क्या होता था? चिट्ठियों से बातें होती थी रिलेशनशिप में, फोन तो होते नहीं थे। अब मैं चिट्ठी किसको दूंगा? मेरे सबसे भरोसेमंद आदमी को, हाँ या ना? तो देखो यार, जब भी आपको डेटा में जब भी आपको चाहिए रिलायबिलिटी की, मतलब आपका ट्रैफिक पहुंचे ही पहुंचे सामने वाले डिवाइस के पास, पहुंच गया तब भी आपको पता चलना चाहिए, नहीं पहुंचा तो क्यों नहीं पहुंचा वो भी आपको पता चलना चाहिए। जब आपको चाहिए रिलायबिलिटी, ठीक है, ट्रैफिक फॉरवर्डिंग में, तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? टीसीपी। और जब आपको कोई कंसर्न ही नहीं है कि डेटा पहुंचे ना पहुंचे, बाढ़ में जाए, तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा? अब आप कहोगे सर यूडीपी कोई यूज करता भी होगा, हाँ दुनिया भर यूज करता है, डीएनएस यूडीपी यूज करता है, डीएससीपी यूडीपी यूज करता है, अभी हम देखेंगे सारी चीजें, फाइन। अब यार बात सुनना, हम अगर ये बोलते हैं कि टीसीपी प्रोटोकॉल इज अ रिलायबल प्रोटोकॉल, मतलब अगर टीसीपी प्रोटोकॉल किसी डेटा को फॉरवर्ड कर रहा है तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा तो भी पता चलेगा, पहुंच गया तो भी पता चलेगा, हाँ या ना? तो अगर हम अपने किसी फ्रेंड को बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं कि मैं उस पर बहुत ट्रस्ट करता हूं, तो देयर मस्ट बी सम रीजंस, हाँ या ना? तो टीसीपी प्रोटोकॉल को हम अगर बोल रहे हैं रिलायबल प्रोटोकॉल है, तो क्यों बोल रहे हैं? सबसे पहला रीजन, इट इज कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। इनका मतलब क्या है अभी एक्सप्लेन करता हूं, पहले लिखने दो। इट इज कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। नेक्स्ट थिंग, टीसीपी परफॉर्म सीक्वेंसिंग। नेक्स्ट थिंग, TCP perform flow control. Next thing, TCP perform acknowledgement. Last thing, TCP perform connection multiplexing. So these are the 5 reasons जिनकी वजह से हम ये बोलते हैं कि TCP प्रोटोकॉल को, TCP जो है एक रिलायबल प्रोटोकॉल है। पहले बताओ, ये 5 पॉइंट लिख दिए, अब 5 पॉइंट को समझे। तो सबसे पहले हम समझते हैं टीसीपी प्रोटोकॉल को हम रिलायबल बोलते हैं, उसका सबसे पहले रीजन क्या दिया? कनेक्शन ओरिएंटेड। अब कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। दो डिवाइस है मेरे पास, आप लोग जब फोन पे किसी से बात करते हो, आप बोलते हो हेलो, और सामने वाला बोल रहा होता है हेलो, तो एक्चुअल में आप हेलो इसलिए नहीं बोलते कि आप उसको ग्रीट कर रहे हो ना, आपका मकसद क्या होता है? अबे सुन ले तो, मेरे को मेरी आवाज आ रही है? अब सुनना, आपने हेलो बोला, उसने भी हेलो बोला होगा, लेकिन आपको सुनाई नहीं दिया, फिर से आप क्या बोलते हो? हेलो। आप ग्रीट थोड़ी कर रहे हो। हेलो इज अ टेस्टिंग मैकेनिज्म, जस्ट टू मेक श्योर कि उसको मेरी आवाज आ रही है और सामने वाले की आवाज मेरे को आ रही है, हाँ या ना? इसी तरीके से जैसे हेलो आपका टेस्टिंग मैकेनिज्म है कि आप अपनी बात कहने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, जो भी आपकी बात है, आप उससे पहले हेलो हेलो करके एक्सचेंज करके देखते हो, हाँ भाई if we are connected and we can send the traffic to each other or not। इसी तरीके से टीसीपी प्रोटोकॉल में कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब है कि बिफोर सेंडिंग द एक्चुअल डेटा टू डेस्टिनेशन, टीसीपी प्रोटोकॉल विल मेक श्योर कि सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच में कनेक्टिविटी है या नहीं। बात समझ में आ गई? तो अब देखो यार, कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब तो समझ में आ गया ना, कि एक्चुअल में यूजर का डेटा फॉरवर्ड करने से पहले टीसीपी प्रोटोकॉल पहले ये श्योर करता है कि दो डिवाइसेस के बीच में कनेक्टिविटी है या नहीं, जो सोर्स है और जो
डेस्टिनेशन है। फाइन। अब देखो यार, टीसीपी प्रोटोकॉल ये मेक श्योर करने के लिए कि दो डिवाइसेस के बीच में कनेक्टिविटी है या नहीं, वो एक प्रोसेस को फॉलो करता है, एक मेथड को फॉलो करता है। उस मेथड का नाम है 3-वे हैंडशेक प्रोसेस। क्लियर? हाँ भाई, सबको क्लियर है? हाँ, ये तो क्लियर ही हो गया होगा। देखो यार, अब बताता हूँ 3-वे हैंडशेक प्रोसेस को। हम इस क्लास में दो हंसमुख लड़कों का एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है दोस्त, आपका नाम क्या है? प्रतीक। ठीक है, बुरा मत मानना एग्जाम्पल उसमें। ठीक है, और किसको ले लेते हैं? तुम्हें ले लें दोस्त, या हम अजय को ले लेते हैं? ठीक है, अब देखो, एक सेकेंड। प्रतीक्स हैव सम नवाबी शौक। कुछ नवाबी शौक है अपने प्रतीक के। यहां पे लड़का, घर पे जाके लड़की। फाइन, चलो देखो भाई, प्रतीक और अजय क्लास में आते हैं, आंखों से आंखें लड़ती हैं, आंखें लड़ेगी, बातें होंगी, हाँ या ना? ऐसे ही सिस्टम चलता है ना रिलेशनशिप की स्टार्टिंग का। अब ध्यान से सुनना, अब अजय और प्रतीक आपस में कनेक्टेड है थ्रू दिस क्लास, यस और नो? फाइन। अब अजय wants to make communication with प्रतीक। फाइन, अजय क्या करना चाहता है? अपना डेटा सेंड। रुक जाओ यार, रुक जाओ, यहीं पे आ जाओ घूम फिर के। ये हो गया थोड़ा सा, आ जाओ आ जाओ भाई। ठीक है, अजय को अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। किसको? प्रतीक को। तो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करने से पहले प्रतीक क्या करना चाहता है? पहले कनेक्टिविटी चेक करना चाहता है। फाइन, अब सुनना, तो एक्चुअल में अजय रिलेशनशिप में आना चाहता है प्रतीक के साथ। फाइन, और उसके बाद जो भी इनकी एक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो एक्सचेंज करेंगे। देखा, सोच सोच की बात है। कुछ अच्छा सोच रहे होंगे, कुछ बुरा। मैं तो अच्छे वे में पढ़ा रहा हूँ यार, हाँ या नहीं? तुम सही बात है ना दोस्त? चलो आ जाओ। देखो यार, अजय ने प्रपोज करा प्रतीक को, क्या बोला? आई लव यू। फाइन, थ्री-वे हैंडशेक प्रोसेस समझा रहा हूं। अब एक बात बताओ, यूजुअली एक लड़की का रिएक्शन क्या होता है? व्हाट? चाहे उसके दिल में भी चोर हो, लेकिन वो क्या बोलेगी? व्हाट? सच में ऐसा है? हाँ या ना? उसके बाद खोट तो प्रतीक के दिल में भी था, उसने क्या बोला? लव यू टू बेबी। फाइन, अब उसके बाद अजय ने वापस एक और मैसेज भेजा, थैंक यू सोना, और बाद में एमयू 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 लगाते रहो तुम लोग कितने ही। अब ध्यान से सुनना, 3 मैसेजेस एक्सचेंज हुए। जो देखने वाला है उसको ये चीज क्लियर हो गया ना कि दोनों के बीच में कनेक्टिविटी है, हाँ या ना? अरे बोलो, तुम्हारी आवाज को चुप हो गई। अरे इट्स जस्ट एन एग्जांपल दोस्त, आपने बुरा तो नहीं माना ना? देख, 3 मैसेजेस एक्सचेंज हुए, दोनों डिवाइसेस को श्योर हो गया ना, हाँ दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। आप लोगों को भी श्योरिटी मिल गई ना? इसी तरीके से दिस इज अ 3-वे हैंडशेक प्रोसेस। अब देखो, जिस भी डिवाइस को ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है, इनिशिएट तो वही करेगा ना? तो जिस भी ड्राइव को ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है वो सबसे पहले एक भेजेगा सिंक्रोनाइज मैसेज। क्या भेजेगा? सिंक्रोनाइज मैसेज का मतलब है वो ये बोल रहा है कि यार मुझे तुम्हारे साथ एक कनेक्शन फॉर्म करना है। फाइन, अब सामने वाला अगर कनेक्शन बनाने को तैयार होगा तो पहले तो वो भेजेगा, एक ही मैसेज भेजेगा, और उस मैसेज में भेजेगा एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट भेजने का मतलब है कि तुमने जो सिंक्रोनाइज मैसेज मुझे भेजा मुझे मिल गया। फाइन, और उसके बाद क्या भेजेगा? अपना सिंक्रोनाइज, कि हाँ मैं भी कनेक्शन बनाने को तैयार हूं। और फाइनली सोर्स डिवाइस क्या भेजेगा? एक्नॉलेजमेंट, कि तुमने जो सिंक्रोनाइज भेजा वो भी मुझे मिल गया। तो जब दोनों डिवाइस को एक दूसरे का सिंक्रोनाइज मिल गया और दोनों ने एक दूसरे को बता भी दिया कि हाँ भाई तेरे सिंक्रोनाइज मुझे मिल गया, तो नाउ विद दिस 3 मैसेजेस अबव देयर, ये चीज क्लियर हो गई दोनों पीसीज को, यस दे हैव अ कनेक्टिविटी बिटवीन देम। नाउ आफ्टर दैट दे विल फॉरवर्ड द यूजर ट्रैफिक टू ईच अदर। इज इट क्लियर? इसलिए इसका इतना अच्छा नाम है 3-वे हैंडशेक प्रोसेस। फाइन, मतलब 3 मैसेजेस एक्सचेंज होंगे और 3 मैसेजेस के दम पे ये दो डिवाइस ये श्योर कर लेंगे कि उनके बीच में कनेक्टिविटी है या नहीं। एंड इफ देयर इज अ कनेक्टिविटी, इफ 3-वे हैंडशेक प्रोसेस इज सक्सेसफुल, तो उसको इसमें दोनों डिवाइस आपस में क्या करेंगे? डेटा एक्सचेंज। अगर 3-वे हैंडशेक प्रोसेस ही सक्सेसफुल ना हुआ तो यूजर का डेटा भी फॉरवर्ड नहीं होगा। मैं कल की क्लास में केस दिखाऊंगा सक्सेसफुल ना होते हुए। अब तुम ये भी तो कह सकते हो सर कि सिंक्रोनाइज मैसेज के अंदर होता क्या है? क्या लिख के जाएगा इंग्लिश में आई वॉन्ट टू हैव कनेक्शन विद यू? नो,
देयर आर प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो हम कल की क्लास में समझेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ ठीक है। तो बस इस चीज को याद रखना, 3 वे हैंडशेक प्रोसेस जैसी कुछ चीज होती है, ठीक है ना। अगली चीज भी सुन लो साथ के साथ, सीक्वेंसिंग। फाइन, देखो यार सीक्वेंसिंग में क्या है, यार ये अब जो भी चीज बताऊंगा ना आपके लिए ये चीजें नहीं होंगी यार, तो प्लीज ध्यान से सुन लेना। आई रियली डोंट वांट टू रिपीट दिस थिंग अगेन। एक चीज होती है एमटीयू साइज, टेक्निकल टर्म होता है क्या, एमटीयू साइज। एमटीयू स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, ठीक है। अब इस एमटीयू साइज का मतलब क्या है, एवरी पोर्ट और एवरी इंटरफेस ऑफ अ डिवाइस हैज अ कैपेबिलिटी कि मैक्सिमम इतना ही डेटा एक बार में अंदर आएगा, इतना ही डेटा एक बार में बाहर जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम का एमटीयू साइज है, गेट है, इस गेट से एक साथ 2 लोग बाहर जा सकते हैं या 2 लोग अंदर आ सकते हैं, या एक बाहर जा सकता है एक अंदर आ सकता है, हाँ या ना। तो इस क्लासरूम का ये एमटीयू साइज है 2। क्लियर है, ये गेट क्या है, एमटीयू साइज। सिमिलरली हर एक राउटर के इंटरफेस या हर एक स्विच के पोर्ट के कुछ एक एमटीयू साइज होता है कि मैक्सिमम एक बार में इतना ही डेटा मेरे उस पोर्ट से सेंड होगा या रिसीव होगा। बात समझ में आ रही है? पक्का? इसको हम बोलते हैं एमटीयू साइज। अब देखो, मैं ये मान के चलता हूं कि मेरे जो पीसी का जो ईथरनेट पोर्ट था उसका एमटीयू साइज क्या है, 1500 बाइट्स। इसी तरीके से जो स्विच है इसके पोर्ट का साइज मान लिया मैंने 1000 बाइट, 1000 बाइट। यहां पे मैंने मान लिया 800 बाइट, 800 बाइट, 200 बाइट, 200 बाइट, 1000 बाइट। हर एक पोर्ट का अपना अपना साइज होता है भाई, ठीक है ना। अब मान लो यहां पे एक जो यूजर था ना, उसने एक डेटा जनरेट करा, डेटा का साइज था 1000 बाइट। तो क्या उस पीसी अपने इंटरफेस से बाहर भेज देगा? हाँ। उसका एमटीयू साइज तो 1500 बाइट है। क्या स्विच एक्सेप्ट कर लेगा? हाँ। स्विच बाहर भी भेज देगा? हाँ। क्या ये एक्सेप्ट कर पाएगा? हो गया ड्रॉप। अब इस क्लास से एक साथ जरा 4 जने बाहर निकल के दिखाओ, क्या पाओगे? तो एमटीयू साइज ही लिमिटेड है। अरे हाँ या ना? yes, बस तो फिर तो आपका ट्रैफिक ड्रॉप हो गया ना। तो टीसीपी प्रोटोकॉल ये श्योर करता है कि जब भी मैं ट्रैफिक सोर्स से डेस्टिनेशन पे भेजूं तो एमटीयू साइज की वजह से मेरा ट्रैफिक ड्रॉप ना हो जाए। बात समझ में आई? अरे बोलो। yes, चलो बढ़िया। यार तुम लोग बोलते नहीं हो ना, बोल लिया करो। हाँ क्यों? हाँ फिर पीसी से 1000 जा रहा है ये रहा। अब तो ठीक है, मैंने वो पीसी का एमटीयू साइज लिखा भाई, पीसी का 1500, ठीक है सब। तो मतलब कुछ बाइट तो जाएगा फिर उससे। एक बात बताओ, ठीक है ध्यान से सुनना, कल क्लास ये है, इतना डेटा तुम्हारे पास पहुंचा, बीच में ड्रॉप हो गया, कल क्लास में मत आना, मत आना, ड्रॉप हो गया, तुम्हारे किसी काम का था कल क्लास, फिर अब सही है, थोड़ा ट्रैफिक चला। अरे यार मैं बिल्कुल मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रही चीजें भाई। थोड़ा ट्रैफिक चला भी गया, ठीक है, आपका यूजर को किस काम का, आपकी मशीन का डेटा पूरा भाई। अगर आपने अपने फ्रेंड को हाई मैसेज लिख के भेजा है, फाइन हाई, आपकी मशीन उसमें से सिर्फ एच दिखाए, तो ऐसा ट्रैफिक दूसरी मशीन को भेजने का या मशीन को अपने यूजर को दिखाने का कोई फायदा था? नहीं, नथिंग। आपका ट्रैफिक पूरा ड्रॉप होगा भाई। चलो यार इस चीज को कल कंटिन्यू करेंगे, यहां तक तो चीजें क्लियर है ना। अब ये चीज रिजॉल्व कैसे होगी वो कल की क्लास में समझेंगे। कल की क्लास थोड़ा अपना ना यार, एक बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कल जिस जो 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 लोग ओएसआई मॉडल पढ़ चुके हैं बीटेक में, ठीक है, और टीसीपी हेडर वगैरह किसी ने अगर देखा है तो बस ऐसे एक बार पढ़ के आ जाना, ठीक है ना।
नहीं भी पढ़ के आओगे तो पढ़ाना तो है ही हमें। कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे सीक्वेंसिंग को, फिर फ्लो कंट्रोल, फिर कनेक्शन मल्टीप्लेक्सिंग, एक्नॉलेजमेंट, और फिर पढ़ेंगे टीसीपी हेडर।